हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ और ये लास्ट पार्ट भी है। आई नो गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हूँ मैं इसे लाने में और बहुत लोग नाराज़ भी हो चुके होंगे मुझसे, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सडनली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे नहीं लगा था कि इतना ख़राब होगा कि मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी। अभी तो मैं ठीक हूँ, मतलब मेरा गला अभी बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है और ज़्यादा प्रेशर भी पहले नहीं दे पाती थी जितना मैं अभी दे पा रही हूँ। ओके, आई होप आप लोग नाराज़ नहीं होंगे इस स्टोरी को लेकर। बेसिकली बहुत लोगों ने कमेंट किया मुझे स्टोरी को लेकर कि नेक्स्ट पार्ट कब लाऊँगी, तो मैं ला ही लिया इस स्टोरी को। और हाँ, मुझे एक और बात कह रही थी। मेरा ना एक वन शॉट है जिसे मैंने इनकम्प्लीट रख दिया था। बेसिकली मैं उसके बारे में भूल चुकी थी और कुछ लोगों के कमेंट की वजह से मुझे वो याद आ गया है और उसको मैं अभी अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब उस पे मेरा काम चल रहा है अभी भी। बेसिकली ना वो 1 घंटे का वीडियो नहीं होगा, वो टोटल शायद 2 घंटे का या फिर 3 घंटे का वीडियो होगा, मुझे नहीं पता। श्योरली मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं 2 घंटे में ही उसे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। बट मैं धीरे-धीरे कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक साथ इतना मतलब ज़्यादा गले पे प्रेशर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि विंटर आ रहा है और विंटर में मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसी डर में मैंने अब ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है क्योंकि अगर मैं अभी ही अपने गले को ख़राब कर लूँगा तो विंटर में और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं नया स्टोरी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी विंटर में। होप्स आप लोग समझ पा रहे हो। ओके, मैंने बहुत बकवास किया है बट ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। तो जो लोग वन शॉट के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बस और थोड़ा-सा कर लो। 10 दिन, आई थिंक 10 दिन हो चुके होंगे स्टोरी का। मैं अभी भी काम कर रही हूँ, वो हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग ने फाइनली येन आयरन को ख़त्म कर दिया था। येन सोल को आज़ाद कर दिया था, जो सोल येन दाओशी का था। विंग उसे ख़त्म करने के बाद वो वहीं पे बेहोश हो गया था। वो गिरने वाला था, उसे चोट आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे उसके हस्बैंड ने यानी कि लान वांगजी ने उसे पकड़ लिया था, उसे सेफली अपनी बाहों में ले लिया था। विंग बेहोश होते समय बस अपने हस्बैंड को देखा था। उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो गया था जहाँ पे बासन सनरन उसे चेक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और ये देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। यहाँ पे बासन सनरन ने उसे लेकर महल वापस जाने के लिए बोला था और वांगजी ने एक भी वक्त ना मतलब वहाँ पे रहकर वो डायरेक्ट मतलब अपनी महल चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद लान वांगजी को पता चला था कि विंग का जो अंश था यानी कि विंग एंड वांगजी का अंश वो खत्म हो चुका है और साथ ही साथ वांगजी और विंग कभी भी पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, मतलब विंग कभी भी माँ नहीं बन पाएगा। ये जाने के बाद विंग को वांगजी हक कर लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके लाइफ में ये एक सच में अनएक्सपेक्टेड था और साथ ही साथ सबसे पेनफुल था। अपने पिता होने का वो जो इच्छा था वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा और ना ही विंग कभी माँ बन पाएगा। ये उनके लिए एक लॉस था और साथ ही साथ उनका अंश जो शायद अगर रहता विंग के स्टमक में तो आगे जाके वो बेबी होता, उनका बेबी। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। ये जानकर वांगजी सच में बहुत ज़्यादा मतलब टूट गया था। उसने अपनी अपनी ओमिका को हक कर लिया था। वो भी बेड पर लेट गया था और एकदम अपनी अपनी ओमिका को एकदम कस के हक कर लिया था, उसे अपनी बाहों में ले लिया था। हाँ, ये उसके लिए दुख की बात है, उसके लिए हार्ट ब्रोकन है, लेकिन उसका ओमिका ठीक है। ये जानकर उसे रिलीफ था, उसे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, माँ बाप बनना ये सबका ही एक सपना होता है, तो ऑफकोर्स हमारा लान वांगजी का भी ये एक सपना था, अपने प्यार के साथ एक फैमिली बनाना। लेकिन वो शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये जानकर ही उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अपनी ओमिका को सही सलामत देखकर उसे रिलीफ भी महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे जो मतलब चिंगेनजुन जो सारी सच्चाई जान पाए थे, मतलब वहाँ पे जो सारी चीज़ें हुआ था, अपने ही भाई को अपने बारे में इतना नफ़रती से बात करते हुए देखना, ये सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल था उनके लिए क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने अपने छोटे भाई को वैसे नहीं समझा था। अपने छोटे भाई को वो हमेशा ही प्यार करते थे। हाँ, वो प्यार नहीं दिखाते थे, वो कैसे दिखाते? बचपन से ही उन्हें कड़ा ट्रेनिंग दिया जाता था, अपने फीलिंग्स को छुपाना, अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रखना और एक ऐसा योद्धा बनना जो आगे जाके इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को और अपने राज्य को संभाल लिया जा सकता है। तो वो वैसे थे, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते थे, लेकिन वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनका छोटा भाई उनके लिए सब कुछ था। उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद भी उन्होंने अपने भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया है। हाँ, सामने से कभी नहीं किया है उन्होंने, कभी भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसका भाई ये समझे कि वो कमज़ोर है। वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए कभी भी वो सामने से कभी भी मदद नहीं करते थे। वो चोरी छुपके करते थे और अपने भाई का ध्यान रखने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी थी। एक किंगडम को संभालना इतनी आसान नहीं था, उन्हें सारी ज़िम्मेदारी को संभालना पड़ता था, जिस वजह से वो अपने भाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। और शायद इसी वजह से ही उसका छोटा भाई उसे नफरत करता है कि वो कभी भी अपने भाई पर ध्यान नहीं दिया था। अगर वो देता तो शायद आज उसका भाई उसे इतना नफरत नहीं करता कि वो उसे मारने तक भी एक बार नहीं सोचेगा। सच में वो अपने दिल से ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया था। सब उनकी गलती है। काश वो एक बार अपने भाई से बात करते, काश वो एक बार अपने भाई के लाइफ में क्या हो रहा है वो बारे में जानते, तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता और उसका भाई आज उसे इतना नफरत नहीं करता। वो सारी बातें, एक एक बात जो भी लैन चिरन ने कहा था, वो सारी चीज़ें लैन चिरन उनके दिल में ना ऐसे चूड़ियाँ खोप रहे थे ना, उन्हें लग रहा था कि वो अब जीना ही डिजर्व नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा उन्हें हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। जब चिरैन एकदम ज़मीन पर गिर गया था ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाए थे। वो तुरंत ही ना अपने भाई के पास चले गए थे। वो अपने भाई के पास जाते ही उसके हाथ को पकड़ लिया था। उनकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो एक राजा हैं, वो कभी भी अपने इमोशन को कभी भी किसी को सामने नहीं दिखाते थे, लेकिन आज वो सच में खुद को हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। अपने भाई को इसी हालत में देखकर उसने तुरंत ही अपने भाई के हाथ को पकड़ लिया था, उसके सिर को अपनी गोद में बिठा लिया था और वो रोते हुए कहता है, भाई 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 तू ठीक है ना? तुझे तो ब्लीडिंग हो रहा है। ये कहकर वो अपने सामने जो गार्ड्स थे उसे चिल्लाकर बोल रहा था, अभी के अभी
स्ट्रेचर लेकर आओ, यहाँ से हमें उसी हीलर के पास लेके जाना है, जल्दी से जल्दी लेकर आओ जल्दी। ये कहकर वो उनको ऑर्डर देने लगा था, जहाँ पे जो लैन चिरन था, लैन चिरन अपने भाई को देख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। जहाँ पे जो चिंगेन जुन थे वो रो रहे थे, वो सच में बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उन्होंने बहुत ही कसकर अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया था और साथ ही साथ अपना दूसरा हाथ लैन चिरन के स्टमक के एकदम साइड में जिसमें कट लगा हुआ था वहाँ पे रखा हुआ था। उनके हाथ में उनके छोटे भाई का खून था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गए थे और साथ ही साथ वो बार बार अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहा था कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेचर लेके आए। वो अपने भाई को तुरंत ही हीलर के पास लेके जाने वाले थे। जहाँ पे ये सब कुछ देखकर जो लैन चिरन था, लैन चिरन अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, भाई। ये सुनकर जो लैन चिरन की तरफ लैन चिंगेजून देखते हैं, जहाँ पे चिंगेजून की तरफ देखकर चिरन कहता है, क्यों क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? हाँ, तुमने सुना है ना कि मैंने क्या कहा था? मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बावजूद भी तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? हाँ, ये कहकर वो खांसने लगे थे बुरी तरीके से। उनके मुँह से अभी भी ब्लड निकल रहा था। जहाँ पे ये देखकर जो लैन चिंगेजून थे, लैन चिंगेजून अपनी स्लीप से उसके मुँह को पोंछते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, अपना वो भाई जिसे मैं कभी भी नफरत नहीं कर सकता हूँ। भाई, मुझे पता है मैंने गलती किया है कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ फादर ने क्या क्या किया है, तुमसे तुम्हारे प्यार को छीन लिया है और मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि फादर ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने इस किंगडम के कामों में इतना बिजी हो गया था कि मैंने तुम पर ध्यान देना ही भूल गया। मुझे माफ़ कर दो भाई। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और मैंने जो किया है उसके लिए तुम कभी मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और रही बात तुम्हारी नफ़रत की, तो शायद मैं ये नफ़रत डिज़र्व करता हूँ, लेकिन मैं कभी तुम्हें नफ़रत नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर वो रोते हुए कहते हैं, काश मैं एक बार तुमसे बात करता, एक बार तुमसे पूछ लेता कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, तो शायद आज ये नफ़रत मेरे लिए नहीं होता। काश एक बार मैं तुम्हारे प्यार के बारे में एक बार पूछता, मैं कोशिश करता तुम्हारे प्यार को एक करने की, तुमसे मिलाने की, तो शायद आज तुम मुझे इतना नफ़रत नहीं करते। ये कहते कहते वो रो दिया था। वो रोते हुए कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मेरी वजह से तेरी लाइफ इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मुझे माफ़ कर दे। ये कहते कहते वो रो दिया था। ये देखकर लैन चिंगेजून की तरफ लैन चिरन देखते हैं और वो अपने हाथ को लैन चिंगेजून के हाथ में स्क्वीज़ करते हुए कहता है, भाई। ये सुनकर चिरन की तरफ चिंगेजून देखते हैं, जहाँ पे जो लैन चिरन था, लैन चिरन खांसते हुए कहते हैं, सच में मैंने लाइफ में बहुत बड़ा शायद पुण्य किया था, जिस वजह से मैंने तेरे जैसा भाई पाया है। मुझे माफ़ कर दे। मुझे लगा था कि तू मेरी खुशियों का, मेरी हर खुशियों का ख़त्म करने वाला सिर्फ तू है। मैंने तुझे बहुत गलत समझा है, बहुत ज़्यादा गलत। ये कहते कहते वो दोबारा खांस दिया था। वो खांसते हुए कहते हैं, मैं कभी भी तेरे लिए एक अच्छा भाई नहीं बन पाया हूँ। मैं सिर्फ तुझे नफ़रत किया है, हमेशा ही नफ़रत किया है, जिसका सज़ा मुझे आज मिला है। काश एक बार मैं तेरे पास आता, उससे बात करता, अपने दिल की सारी बातें तुझे कहता, तो शायद आज मैं तेरे साथ होता। ये कहते कहते वो अपनी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, मैंने अपनी नफ़रत में, अपने गुस्से में, अपने इतने सारे इमोशन में इस यूनाइटेड को अपने अंदर ले लिया और उसे मैंने अपने बॉडी को सौंप दिया, जिस वजह से मैं अब ख़त्म हो रहा हूँ भाई। ये कहते कहते वो और भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, भाई मुझे पता चल गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया है और मैं अब उसके लिए भरपाई नहीं कर सकता। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे कि मैंने तुझे गलत समझा है। काश बचपन से जो खुशियाँ तेरे साथ मैंने बिताई थी, वो सारी खुशियाँ मैं अपने दिमाग में रखता, तो आज मैं ये सब कुछ नहीं करता और मैं तुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दिया होता। बचपन में कैसे एक साथ रहते थे हम प्यार से, वो सारी चीज़ें, काश मैं वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखता, तो ये नफ़रत मेरे ऊपर इतनी हावी नहीं होता। काश मैं तेरे पास एक बार आता, बात करता, सारी गलत फहमियाँ दूर करता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाई मुझे माफ़ कर दे भाई। ये कहते कहते वो लैन चिंगेजून के और भी उसके हाथ को और भी कस के पकड़ते हुए कहता है, भाई मेरी बेटी की जो भी गलती है उसके लिए तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे और मेरे बेटे को अपना सज़ा मिल गया है। मैं सीख गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि नफ़रत से कभी भी रिश्ता और लाइफ खुश नहीं होता है, प्यार से। और मैंने कभी भी प्यार से नहीं सोचा था, मैंने नफ़रत से सोचा था, हेट से सोचा था, जिस वजह से आज मेरी ऐसी हालत है। गॉड ने मुझे सही सीख दिया है कि कभी भी इतना भी नफ़रत नहीं करो कि तुम ये भूल जाओ कि कर्मा भी कभी हर किसी के ऊपर लागू होता है और मेरे ऊपर भी हुआ है। मैंने जो किया है उसका सज़ा भी मुझे मिल रहा है भाई, और उसका सज़ा यही है कि मुझे अभी इस दुनिया छोड़ के जाना है। ये कहते कहते वो रो दिया था। वो रोते हुए कहता है, मैं तेरा कभी भी एक अच्छा भाई नहीं बन पाया और कभी भी मैं तेरा साथी नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कर दे भाई। ये कहते कहते उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सांसें लेने में।
उनकी ऑलरेडी ब्लीडिंग हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और उनका बॉडी ऑलरेडी ये नायरन को सौंपने की वजह से ऑलरेडी अंदर से डैमेज हो चुका था, जो चीज़ लैन चिरेन को ऑलरेडी पता है और वो समझ गए थे कि वो अब इस दुनिया में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। बस आखिरी देर तक वो अपने भाई से माफ़ी मांगते हैं और वह कहते हैं कि अगर अगली जन्म में मिलेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे अपने सब कुछ देकर प्रोटेक्ट करूँगा और पास में की हुई सारी गलतियों को माफ़ कर देना। ये कहते कहते रोते रोते एकदम वो अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। उनके हाथ जो उन्होंने अपने बड़े भाई के हाथ पे कस के पकड़ा था वो ढीला पड़ जाता है और वो उनका हाथ ज़मीन पे गिर जाता है। ये देखकर चिरैन की तरफ चिंगीचुन बस देख रहे थे, उनके आंखों से आंसू निकल गया था और वो ज़ोर से चिल्लाकर अपना भाई का नाम लेते हैं और अपने भाई को टाइटली हक कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो देते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उनका भाई उनके छोड़कर चला गया है। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऑलरेडी जो मतलब सैनिक थे वो स्ट्रेचर लेके आ चुके थे एंड यहाँ पे ऑलरेडी जो चिरैन था, चिरैन का डेथ हो गया था। यहाँ पे चिरैन के साथ साथ उनका बेटा यानी कि लैनान का भी डेथ हो चुका था, क्योंकि वांगजी ने खुद लैनान को मारा था अपने हाथों से। लैनान इस चीज़ को डिजर्व करता है, हाँ, भले ही उसने अपने फादर के कहने पर ये सब कुछ किया था, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसे भी बहुत सारी गलतियाँ किया था जो उसके फादर की वजह से नहीं, ये उसकी खुद की गलती की वजह से हुआ था। वो कितना घटिया किस्म का इंसान था, वो ओमेगास के साथ कैसे ट्रीट करता था, वो सारी चीज़ें ही वांगजी को पता थी। और उस तरह के इंसान जो कभी भी ओमेगा को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमेशा ही उसे अपने हवस के रूप में देखता है और खास करके विंग को अपने हवस के रूप में देखना, ये उसने सबसे बड़ी गलती किया था। और लान वांगजी इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने पास में लैनान की हर गलतियों का उसने माफ़ किया, लेकिन इस गलती को वो कभी माफ़ नहीं कर सकता है और इस वजह से उसने अपने हाथों से ही लैनान को मार दिया था। इसके लिए वांगजी कभी रिग्रेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे लैनान और लैन चिरैन दोनों का ही डेथ हो चुका था। यहाँ पे जो चिंगेचुन थे, चिंगेचुन वहाँ पे बहुत देर तक अपने भाई के बॉडी को हक करके बहुत देर तक रोते हैं। उसके बाद फाइनली उनके भाई के बॉडी को स्ट्रेचर में लिटाया जाता है, साथ ही साथ लैनान का भी था। यहाँ पे जितने भी लोगों की मतलब हार्म हुआ है उन सभी को ही वहाँ से लेके जाया जाता है। यहाँ पे लैन चिरैन लैन चिंगेचुन वो अभी क्लैन वापस आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा टूटा फील कर रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने भाई को खो दिया है। मानते हैं कि उनका भाई उन्हें नफरत करता है, उन्हें पसंद नहीं करता, वो ये सह लेंगे, लेकिन अपने भाई की मौत को वो ये सह नहीं पा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने दिल में पेन हो रहा था, वो बस रो रहे थे। और उनके सैनिक, उनके रॉयल गार्ड्स पहली बार लैन चिरैन को लैन चिंगेचुन को इतना ज़्यादा रोते हुए देख रहे थे, इतना ज़्यादा टूटा हुआ देख रहे थे। उन्होंने कभी भी लैन चिंगेचुन को इतना टूटा हुआ नहीं देखे थे, वो भी शांत थे। लैन चिंगेचुन अपने राज्य वापस आने के बाद वो अपने सैनिकों से कहता है कि इन दोनों के फेयरवेल का बंदोबस्त किया जाए। ये सुनकर वो सारे सैनिक नोट करते हैं एंड तुरंत ही वो लैन चिंगेचुन के छोटे भाई यानी कि लैन चिरैन और लैनान के फेयरवेल का बंदोबस्त करने के लिए चले गए थे। यहाँ पे लैन चिंगेचुन जो अभी एकदम ज़मीन पर बैठ गए थे, क्योंकि अब वो खुद को खड़े रख नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे सारे सेक लीडर्स मतलब लैन चिंगेचुन के पीछे पीछे सारे सेक लीडर्स आ चुके थे। सारे सेक लीडर्स भी अपने किंग को इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखकर उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उनके लिए भी ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग थी और साथ ही साथ मतलब ये उनके सोच से भी बहुत बाहर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनका छोटा भाई मतलब महाराज के छोटे भाई ऐसा भी कुछ कर सकते हैं और आखिर में जाके उनका डेथ, ये सब कुछ सच में बहुत ज़्यादा था। वो सारे सेक्रेटरीज अभी लैन चिंगेचुन के सामने मतलब साइलेंटली खड़े थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे। वो क्या ही कहेंगे अपने किंग को। जहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ पे मतलब महारानी लैन, ई बाउसन, सनरेन और मैडम लैन आते हैं। यहाँ पे उन तीनों के आने के बाद ही ना सारे सेक लीडर्स जो उन तीनों की तरफ देखकर वो करते हैं एंड महारानी लैन ई को देखकर सब लोग ही वो करते हैं। जहाँ पे जो महारानी लैन ई था, लैन ई जो अभी अपने सामने लैन चिंगेचुन को देख रहे थे, लैन चिंगेचुन जो उन तीनों की प्रेजेंस महसूस करते ही वो उन तीनों की तरफ देखता है। उन तीनों की तरफ देखते ही उनकी नज़र एक शख्स पर आकर खड़ा हो गई थी, वो और कोई नहीं, मैडम लैन। मैडम लैन को देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। वो वॉर के टाइम पे मतलब मैडम लैन को देख नहीं पाई थी, लेकिन यहाँ पे मैडम लैन यानी कि उनकी पत्नी को देखकर वो हैरान हो चुकी थी। एक साथ उन्हें कितने सारे झटका मिल रहा था। एक तो उन्होंने अपने भाई को खो दिया और ऊपर से उनका खोया हुआ पत्नी जो अब उनके सामने थी, वो क्या करे, कोई रिएक्शन ही उनके दिमाग में आ नहीं रहा था। वो एकदम साइलेंटली बस देख रहे थे एकटक अपने पत्नी को, जहाँ पे जो मैडम लैन थी वो भी अपने पति को देख रहे थे। बहुत सालों बाद वो अपने पति को सामने देख रहे थे, जहाँ पे इतने सालों बाद अपने पति को सामने देखकर वो अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाए। वो डायरेक्टली अपने पति के पास आ गए थे। उसका पति तो अभी भी ज़मीन पर बैठा हुआ था, एकदम खाली, जैसे कि उसके पास अब कुछ है ही नहीं। जहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन दौड़ के अपने पति के पास चली गई थी और वो वहाँ पे जाते ही ना अपने पति के सामने घुटनों पर बैठ गई थी। जहाँ पे उसका पति यानी कि लैन चिंगेचुन वो अपनी पत्नी को देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे बहुत ज़्यादा। जहाँ पे मैडम लैन भी रो रही थी। वो कपकपाते हाथों के साथ बहुत मुश्किल से अपने हाथ को अपने पति के चेहरे पर रखती है और वो उनके आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, हस्बैंड मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको बिना बताए यहाँ से चला गया था। ये कहकर वो रोते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि आप अपने भाई को खोकर बहुत ज़्यादा दर्द में हैं,
ये कहकर वो अपने हस्बैंड के आंखों के आंसू को पोंछ रहे थे, जहाँ पे उसका हस्बैंड यानी कि लैन चिंगेंजुन वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और वो अपनी पत्नी के फेस पे हाथ रखते हुए कहता है, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है। ये कहकर वो एक ब्रोकन स्माइल करते हैं। ये देखकर जो मैडम लैन थी वो भी बहुत ज़्यादा ही उदास हो गई थी। अपने हस्बैंड को उन्होंने कभी भी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था, जो देखकर उनके भी दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जहाँ पे पीछे से जो लैनी था, लैन ई आगे आते हुए लैन चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहता है, चिंगेजुन। ये सुनकर जो चिंगेजुन थे वो अपनी नज़र अपनी पत्नी से हटाकर अपने सामने महारानी लैन ई की तरफ देते हैं, जहाँ पे महारानी लैन ई को देखकर जो चिंगेजुन थे वो तुरंत ही खड़े हो गए थे और वो महारानी लैन ई को वो करते हुए कहता है, महारानी। जहाँ पे महारानी लैन ई सिर्फ अपने सिर को नोट करते हैं। उसके बाद वो चिंगेजुन से कहते हैं, चिंगेजुन, मुझे पता है कि तुमने अपने भाई को खोकर अपने दिल में बहुत सारे दर्द को झेला है, पर ये होना ही था। तुम्हारे भाई ने येन आयरन को अपनी बॉडी पे जगह दिया था, जिसका अंजाम उसे खुद भी पता था कि उसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, और वही हुआ है। कहते हैं कि नफ़रत हमेशा लोगों को बर्बादी तक लेके जाता है। मैंने तुम्हारे भाई को आखिरी बार तक समझाया था कि वो अपनी इस नफ़रत को ज़्यादा देर तक अपने अंदर ना रखें। मुझे पहले से ही संदेह था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने उसे पूरी तरीके से कोशिश किया था समझाने की, बट उसने नहीं समझा और उसका आखिरी हर्ष यही हुआ था कि उसे अपनी मौत को गले लगाना पड़ा। मुझे पता था कि मैं इसे रोक नहीं पाऊँगा, उसे रोक नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नफ़रत आ चुका है। पर एक सच बात बताऊँ तो तुम्हारा भाई सच में बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड था। हाँ, उसकी नफ़रत ने उसे हैवान बना दिया था, लेकिन वो सच में इनोसेंट था। तुम्हारे फादर ने उसके साथ बहुत गलत किया था। तुम्हारे भाई को प्यार की ज़रूरत थी, केयर की ज़रूरत थी, तो शायद वो प्यार और केयर उसे बदल देता, उसकी ये नफ़रत को पूरी तरीके से चेंज कर देता, लेकिन वो प्यार नहीं पाया था। बस इस वजह से ही उसके अंदर ये नफ़रत आ गया था, जिसे आज उसे मौत तक खींच लाया था। ये कहकर वो लैन चिंगेजुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चिरैन कभी भी बुरा नहीं था, बस उसकी नफ़रत ने उसे बुरा बना दिया था, वरना वो सच में एक अच्छा पर्सन था। बस उसे वो खुशी नहीं मिली थी जो खुशी वो चाहता था हमेशा। ये कहकर वो चिंगेजुन चिंगेजुन की तरफ देखते हैं। चिंगेजुन जो ये सुनकर ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते हुए सिर्फ अपने सिर को नोट कर दिया था। जहाँ पे सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एंड अभी हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है, कुछ घंटे बाद, जहाँ पे सारे लोग, सारे सेक्ट लीडर्स अभी के लिए आराम करने के लिए अपने अपने कमरे पर थे। यहाँ पे लैन चिरैन और लैन आन का फ्यूनरल का बंदोबस्त अभी भी चल रहा था। यहाँ पे जो महाराज लैन चिंगेजुन और महारानी मैडम लैन वो भी अभी अपने कमरे पर चले गए थे। यहाँ पे लैन ई ने बता दिया था कि अभी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, और वैसे भी उन लोगों ने बहुत देर तक लड़ा था तो वो लोग थक गए थे। यहाँ पे सबको अपने अपने कमरे पर भेजने के बाद जो लैन ई और बासन सेंड्रेन वो दोनों ही मैडम यू से और जांग फेंगमियान से मिलने चले गए थे। वो दोनों वहाँ पे जाते ही ना, मैडम यू जो बहुत देर से घबराई हुई थी, इधर से उधर चल रही थी, वो तुरंत ही उन दोनों को देखकर पहले वो करती हैं। उसके बाद वो बासन सेंड्रेन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा बेटा कैसा है, क्या वो ठीक है? हाँ वो ठीक है ना। ये सुनकर जो बासन सेंड्रेन था, बासन सेंड्रेन एकदम शांत हो गई थी, उदास हो गई थी। एंड ये देखकर ना जो मैडम यू था ना, मैडम यू और भी ज़्यादा घबरा गई थी। वो तुरंत ही ना एकदम बासन सेंड्रेन के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि क्या हुआ, वो ठीक है ना? हाँ मैंने देखा तो वो बेहोश हो गया था। हाँ वो ठीक है ना। ये कहकर वो लगातार उनकी तरफ देखने लगी थी, जहाँ पे जो बासन सेंड्रेन था, बासन सेंड्रेन कहता है, विंग अभी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर जो यू था, यू एक राहत सी सांस लेता है और वो कहता है वो ठीक है। जहाँ पे बासन सेंड्रेन को नोट करती है, लेकिन उनका फेस अभी भी उदास था। ये देखकर जो यू था, यू कहता है, तो आप उदास क्यों हैं अगर वो ठीक है तो? ये सुनकर जो बासन सेंड्रेन था, बासन सेंड्रेन कहता है, यू विंग कभी भी माँ नहीं बन सकता है। ये सुनकर जो यू था, यू और जांग फेंगमियान वो दोनों ही एकदम शॉक्ड हो गए थे और वो शॉकिंगली बासन सेंड्रेन की तरफ देखने लगे थे। बासन सेंड्रेन जो उनकी सारी सिचुएशन बताने लगी थी कि आखिर क्या हुआ था और विंग क्यों नहीं माँ बन सकता है। ये सारी शब्दों को जस्ट बासन सेंड्रेन की मुँह से जांग फेंगमियान और मैडम यू सुन रहे थे, और जितना सुन रहे थे उतना ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जहाँ पे यू तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो रोते हुए बोल रही थी, नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, वो कभी माँ नहीं बन सकता। पर कैसे? वो अगर नहीं माँ बनेगा तो क्या होगा? विंग ये पता चलेगा तो वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, मेरा बेटा टूट जाएगा। ये कहकर वो रोने लगी थी। जहाँ पे जो बासन सेंड्रेन थी, बासन सेंड्रेन भी उदास होते हुए कहता है, यो मैंने कोशिश किया था, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया था, पर मैं नहीं कर पाया। उसने जब येन आयरन को ख़त्म करने के लिए उस तलवार को थ्रो किया था, तभी उसने शायद अपनी पूरी फोर्स यूज़ किया था, और जिस वजह से ये असर उसके वूम पे जाके लगा था, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी जो अपने वूम के सामने ही गोल्डन कोर में कैरी किया था, और उस गोल्डन कोर की फोर्स और वूम की फोर्स एक साथ कनेक्ट होने की वजह से ही उसके वूम पर वो फोर्स यूज़ हुआ था, जिस वजह से विंग का वूम और शायद विंग का अंश दोनों ही खत्म हो चुका है। और मैंने बहुत बार चेक किया है, ना ही मुझे उसका वूम फील हो रहा था और ना ही उसका अंश मुझे फील हो रहा था, और इसका मतलब यही है कि विंग कभी माँ नहीं बन सकता है। उसका वूम और उसका
उसका उसका बेबी या फिर उसका अंश वो ख़त्म हो चुका है। ये कहकर वो शांत हो गई थी। ये सुनकर जो मैडम यू बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो शांत ही नहीं हो पा रही थी। जहाँ पे लैन ई, बॉस एसेंडेंट और फेंग मियान मिलकर ये को शांत करने लगी थी। यहाँ पे ना ये सारी कॉन्वर्सेशन ना बाहर किसी ने सुन लिया था, जो ये सुनने के बाद ही ना थोड़ी देर तक तो वहीं पे एकदम शॉकिंगली खड़ी रही थी। उसके बाद उसके फेस में एक डेविल स्माइल आ गया था और वो पर्सन वहाँ से ना चुपचाप एकदम चोरी छुपे वहाँ से निकल गई थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम लोग वांगशिन की तरफ देखते हैं। विंग जो इतने घंटों बाद जाके फाइनली अपने आंखों को ओपन करता है। उसने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया था एंड इतनी ज़्यादा रेस्ट के बाद फाइनली उसने अपने आंखों को ओपन किया। वो ओपन करते ही ना पहले सब कुछ ब्लरी देख रहा था। वो अपने सिर को पकड़ लिया था। उसे अपने सिर पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को पूरी तरीके से एडजस्ट करने के बाद वो देखता है कि वो किसी के ऊपर लेटा हुआ है एंड फेरोमोन्स को फील करने के बाद वो समझ गया था कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर ही लेटा हुआ है। ये समझती ही तुरंत ही विंग अपने सिर को ऊपर उठाकर अपने हस्बैंड का फेस देखता है, जो उसके बहुत करीब था और उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। मतलब वांगजी सो रहा था विंग को हक करके, विंग को अपने ऊपर एकदम सिक्योरली पकड़ के। ऑब्वियसली वांगजी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसने ऑलरेडी अपनी बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर लिया था। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी उसको नींद आ गई थी और इसीलिए वो सो रहा था। और विंग जब जाग चुका था वो अपने हस्बैंड को देखता है। उसका हस्बैंड जो सो रहा था पीसफुली, और साथ ही साथ वो देखता है कि उसके हस्बैंड की आंखों में आंसू थे। ये देखकर जो विंग था, विंग अपने हाथ को अपने हस्बैंड के फेस पे रखता है और वो धीरे से अपनी हस्बैंड की आंखों से आंसू को पोंछता है और वो अपने हस्बैंड को स्माइल करते हुए देखता है। वो धीरे से अपने हस्बैंड के क्लोज आकर, मतलब थोड़ा सा ऊपर आके अपने हस्बैंड के फॉरहेड पर किस करता है और उसके फेस को सहलाने लगा था। उसका हस्बैंड जो सो रहा था विंग की टच से, वो धीरे से अपनी आंखों को ओपन करने लगा। ये देखकर विंग के फेस में और भी प्यारा सा और ब्राइट सा स्माइल आ गया और वो नीचे झुककर दोबारा अपने हस्बैंड के नोज़ पे किस करता है, अपने हस्बैंड के चिक्स पे, फिर लिप्स पे। ऐसे ही करके विंग लान वांगजी के पूरे फेस पे किस करता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपने हस्बैंड को सेव कर पाया है और फाइनली वो ये नायरन को ख़त्म कर पाया है। उसे याद है ये नायरन को ख़त्म करने के बाद वो बेहोश हो गया था और उसके हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया था। ये सोचकर ही उसके प्यारी सी फेस में प्यारा सा स्माइल था। वो अभी भी अपने हस्बैंड को देख रहा था। उसके हस्बैंड जो पूरी तरीके से अपनी आंखों को ओपन कर लिया था और अपने सामने अपने वही ब्यूटीफुल ओमेगा को देख रहा था, जहाँ पे उसका ओमेगा जो ब्राइटली स्माइल करते हुए कहते हैं, हस्बैंड फाइनली मैंने आपको बचा लिया। फाइनली मैंने अपनी किस्मत को चेंज कर लिया है। मैं अपने डेस्टिनी को चेंज कर चुका हूँ। ये कहकर वो स्माइल करता है। वो अपने हस्बैंड के चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए कहता है, हस्बैंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने आप जैसे अल्फ़ा से शादी किया है और आप जैसे अल्फ़ा से प्यार किया है। यह कहकर विंग अपने हस्बैंड के चेस्ट पर हक करके स्माइल कर रहा था, लेकिन ये सुनकर वांगजी की आंखें नम पड़ गई थी। उसके दिमाग में जो भाषा सनन की बातें चल रही थी कि विंग कभी भी माँ नहीं बन सकता। उसने अपनी अंश को खो दिया है। ये सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने, उसके कानों में गूंज रही थी और वो एकदम लो टोन में कहता है, नहीं मैं कभी भी तुम्हारे लिए एक अच्छा अल्फ़ा नहीं बन पाया हूँ। ये उसने लो टोन में कहा था। ये सुनकर जो मतलब विंग ने ये बात सुन नहीं पाया था ठीक से, तो वो ना अपने सिर को ऊपर करते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और वो ब्लिंक करते हुए कहता है, क्या कहा आपने? ये कहकर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और वो देखता है उसका हस्बैंड रो रहा है। ये देखकर जो विंग परेशान हो गया और वो कहता है, हस्बैंड क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हैं? ये कहकर वो उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या आप मेरी फिक्र कर रहे हैं? ये कहकर वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, हस्बैंड देखिए मैं आपके सामने हूँ, एकदम सही सलामत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये कहकर वो अपने हस्बैंड के हाथ को पकड़ते हुए अपने चेहरे पर रखते हुए कहता है, देखिए मैं एकदम सही सलामत हूँ आपके सामने। ये कहकर वो कहता है, आप रोना बंद कीजिए। ये कहकर वो उसे एकदम हक कर लिया था, अपने फेस को अपने हस्बैंड के नेक पे रख दिया था, जहाँ पे जो वांगजी जो ये सुनता है पर वो कुछ नहीं कहा था। वो साइलेंटली रो रहा था और अपनी ओमेगा को एकदम कस के हक कर लिया था और उसके हेड को सहला रहा था, जहाँ पे जो विंग को लग रहा था कि उसका हस्बैंड ये इसलिए रो रहा है कि वो अपने ओमेगा के बारे में फ़िक्र कर रहा है। वेल उसे तो नहीं पता है कि वांगजी किस वजह से रो रहा है या फिर किस वजह से उदास है। तो यहाँ पे जो विंग वो अपने हस्बैंड को कंफर्ट करने लगा था। कुछ देर तक वो अपने हस्बैंड को ऐसे ही कंफर्ट करता है। फाइनली वांगजी अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि वो अब अपनी ओमेगा के सामने ये सब कुछ नहीं कह सकता है, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो इस बारे में तय कर चुका था कि वो अपनी ओमेगा को इस बारे में अभी कुछ नहीं कहेगा और ये बात अपने तक ही रखेगा। इसीलिए वो अपने आप को संभाल लिया था। वो संभालते ही अपनी ओमेगा को देखता है जो अभी भी उसे कंफर्ट कर रहा था। वो अपनी ओमेगा के बैक पे रफ करते हुए कहता है, विंग। ये सुनकर विंग कहता है, बताइए। ये सुनकर जो वांगजी कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे अलावा मैं अपने लाइफ में किसी को नहीं चाहता, किसी को भी नहीं। ये कहकर वो उसे और भी ज़्यादा कस के हक कर लेता है। विंग ये सुनता है, उसके फेस में स्माइल आ गया था और वो कहता है, हाँ मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अल्फ़ा, और मैं भी आपके अलावा किसी और को अपने लाइफ में कभी नहीं चाहूँगा। ये कहकर वो उसे एकदम कस के हक कर लिया, जहाँ पे वांगजी ये सुनकर स्माइल करता है। वो अब बेबी का उम्मीद छोड़ दिया है, बट वो अपने ओमेगा को अपने पास रखने का जो
मतलब साथ निभाने का कसम खा लिया है अपने दिल में। वो यही सोचकर स्माइल करता है। कुछ देर तक वो दोनों एक ही साथ बेड में रहते हैं। उसके बाद वो दोनों ही मतलब फ्रेश होकर विंग को वांगजी तैयार करता है और वो उसे लेकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर भी अब बहुत सारी चीज़ें थी जिसे उन लोगों को संभालना पड़ेगा। वांगजी ने सोच लिया था कि वो इस बारे में अभी विंग को कुछ नहीं कहेगा और ना ही किसी और को पता चलने देगा। यही सोचकर वो अभी विंग के हाथ को पकड़ के एकदम मतलब महल के अंदर चला गया था, मेन महल के। एंड वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि लैन चिरेन और लैन आन की डेथ हो चुकी थी। ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग बहुत ज़्यादा ही ना एकदम उदास हो गया और उसे लग रहा था कि क्या ये उसने किया है, लेकिन वांगजी ने उसे संभाल लिया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे वांगजी ने खुद देखा था कि विंग ने उसके ऊपर मतलब लैन चिरेन के ऊपर हमला इस वजह से किया था ताकि ये आयरन विंग मतलब लैन चिरेन की बॉडी से अलग हो जाए, और ठीक वही हुआ था। उसने नहीं मारा था। ये सब कुछ ये आयरन को लैन चिरेन ने अपनी बॉडी के अंदर लिया था, इस वजह से हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी ये लोहा ने मतलब लैन चिरेन की बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा दिया था और उनका बचना लगभग नामुमकिन था। तो बेसिकली इस वजह से उनका डेथ हुआ था। वो यही सारी चीज़ें विंग को समझाते हैं और विंग भी थोड़ी देर में ही समझ गया था। वो अपनी माँ के पास चला गया था, जो उसकी माँ वहीं पे थी और वो उसके इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पे वो अपनी माँ के पास जाके अपनी माँ को टाइटली हक कर लिया था। यहाँ पे जियांग qianli थे और साथ ही साथ जो मतलब जियांग चैंग था वो भी था, एंड जियांग फैंगबियान भी थे। वो तीनों ही ना एकदम विंग को कस के हक कर लिया था। यहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, बहुत ज़्यादा, और वो बस अपनी बेटी के फेस को सहला रही थी, उसे किस कर रही थी और वो अपनी बाहों से जैसे कि विंग को हटा ही नहीं रही थी। विंग भी अपनी माँ का प्यार पाके बहुत ज़्यादा खुश था और साथ ही साथ उदास भी था। जो चीज़ उसकी माँ भी समझ गई थी, वो उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसा लोगों के मन में होता है कि हम जो भी करते हैं उसमें हमारा हाथ होता है, पर ऐसा नहीं है। इंसान जो भी करता है उसे उसका कर्मा मिलता है, जैसे करोगे वैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि अच्छा के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। भले ही लैन चिरेन ने अपनी फादर अपनी माँ की प्यार को ना पाके ऐसा एक स्टेप लिया था और एक गलत राह पे चला गया था, लेकिन उन्होंने किया तो गलत था ना, इस वजह से उन्हें उनका सज़ा ज़रूर मिला है। हालांकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, इस बारे में खुद मतलब जो लैन ई था उन्होंने बताया था। एंड खुद महारानी की बातों को सुनने के बाद सारे जो सेक्ट लीडर, सारे जो जनता थे, जिनको मतलब लैन चिरेन के ऊपर जितना क्षोभ जितना गुस्सा था ना, वो थोड़ी ही सही कम हो चुका था, क्योंकि उनको नफरत हो रही थी कि एक किंग का भाई होने के नाते उन्होंने इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया था। बेसिकली सब लोग उन्हें देशद्रोही का करार देना चाहते थे, लेकिन महारानी लैन ई की बात को सुनने के बाद उन लोगों ने इस डिसीजन को फ्लॉप कर दिया था और उन्होंने महारानी लैनी की बात को सुन लिया था। बिकॉज महारानी लैनी जो पहले किंग थे, मतलब इस किंगडम के क्वीन थे, उन्होंने इस पूरे राज्य को संभाला है, उसे कौन नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों इमॉर्टल है और इमॉर्टल को वो लोग पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी बातों को सभी लोगों ने सुन लिया था। यहाँ पे मतलब जो लैन चिरेन था, लैन चिरेन और लैन आन का एक अच्छे से फ्यूनरल होता है। उस फ्यूनरल में सारे सेक्ट लीडर्स मौजूद थे। लैन चिरेन लैन चिंगहेंचुन, मैडम लैन ई, बाओसन सेंड्रेन और सारे सेक्ट लीडर्स की वाइफ, सभी लोग मौजूद थे यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो लैन चिरेन था, लैन चिरेन का फ्यूनरल किया गया था बहुत प्यार के साथ, और सबसे ज़्यादा लैन चिंगहेंचुन ने अपने भाई को बहुत प्यार के साथ विदा किया है। वो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे कि उन्होंने अपने भाई को खो दिया है, और वो दर्द वो कभी भी भूल नहीं सकते हैं। एक भाई का कमी उनके अंदर हमेशा रहेगा, हमेशा। यही सोचकर उन्होंने वो फ्यूनरल किया था। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद अब सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगा था। विंग भी और बाकी सब भी नॉर्मल होने लगे थे। सब अपने अपने क्लैन वापस चले गए थे अपने क्लैन को संभालने के लिए। यहाँ पे विंग के साथ उसका माँ यानी कि जो मतलब मैडम यू था, मैडम यू रह गई थी, और साथ ही साथ जो मतलब उसका शीजे था यानी कि जियांग qianli, वो भी रह गई थी। बस यहाँ पे उसकी फादर जियांग फैंगबियान और जियांग चैंग दोनों ही अपने सेक्ट वापस चले गए थे, क्योंकि सेक्ट को संभालना तो पड़ेगा ना, इसलिए सभी जो सेक्ट लीडर्स थे वो अपने अपनी जगह चले गए थे। बस विंग के पास उसका माँ और उसकी शीजे रह गई थी, और अभी विंग को वांगजी को बहुत सारे काम थे जिसे उसे संभालना पड़ेगा, और इस वजह से वो विंग को टाइम नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी खुश था कि यहाँ पे मैडम यू रुक गई थी विंग को संभालने के लिए। और वैसे भी वांगजी ने सोच लिया था कि वो इस बारे में अभी विंग को कुछ नहीं कहेगा कि विंग ने और वांगजी ने अभी क्या खोया है, और इस बारे में उसने मैडम यू को भी कह दिया था। मैडम यू को तो बहुत पहले ही पता चल गया था, जब वो मतलब जो लैन ई और बाओसन सेंड्रेन के साथ बात किया था उस दिन, तो उन्होंने भी मान लिया था। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और वो भी अपने बेटे के साथ थोड़ा बहुत मतलब टाइम स्पेंड करने लगी थी। यहाँ पे जो बाओसन सेंड्रेन और लैन ई था, वो दोनों ही अब सबसे विदा लेना चाहते थे, क्योंकि उनका यहाँ पे काम खत्म हो चुका था। तो अब उनको अपनी जगह जाना था। वो लोग एक अलग सी जगह पे रहना चाहते थे, जहाँ पे वो लोग हमेशा रहना चाहते थे। उन लोगों ने अपनी बेटी को खो दिया था। अपनी बेटी को खोने के बाद उनकी लाइफ में अब कोई नहीं था। वो लोग अब अकेला एक ऐसी जगह पे रहना चाहते थे जहाँ पे वो दोनों बस खुश रहे। इसीलिए वो लोग अब सबसे विदा लेते हैं, और ख़ास करके विंग से अलग से जाके विदा लेते हैं। विंग जो अपने ग्रैंड माँ को जाने देना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसकी ग्रैंड माँ भी यहीं पर इसी किंगडम पे रहे। लेकिन जो बाओसन सेंड्रेन था, बाओसन सेंड्रेन मुँह बनाते हुए कहा था, कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे कभी नहीं रह सकता। मैं फिर से तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तुम दोनों शेमलेस बच्चे, तुम दोनों ही शुरू हो जाते हो जब भी
टाइम मिलता है तभी एक दूसरे के ऊपर एकदम कूद पड़ते हो, और वो सब कुछ मैं एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तुम दोनों शेमलेस बच्चे, तुम दोनों अब अकेले ही रहो, हम दोनों को बख्श दो। अब मैं और मेरा पत्नी यहाँ से दूर कहीं जगह पे ना शांति से रहेंगे। तुम दोनों लोगों की जो शेमलेस हरकत है ना, वो देखने से तो अच्छा मैं अपने पत्नी के साथ खुशी रहूँगा। ये कहकर वो उसकी तरफ मुँह बना के देखने लगा था, और ये सुनकर विंग का फेस तो एकदम टमाटर जैसा लाल पड़ गया था, और उसे याद आ गया था कि किस तरह से ग्रैंड माँ ने ये देख लिया था कि विंग एंड वांग जी किस कर रहे थे एक दूसरे को। और ये सब कुछ याद आते ही ना उसका फेस पूरा टमाटर जैसा लाल पड़ गया था। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देख कर ना मुँह बनाते हुए कहता है, ग्रैंड माँ आप शेमलेस हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। जहाँ पे ये सुनकर उसका जो ग्रैंड माँ था वो कहता है, तुम लोग कर सकते हो और मैं बोल नहीं सकता, ये कैसी लॉजिक होगी। हाँ, तुम लोग शेमलेस की तरह हरकतें करोगे और मैं बोलूँगा तो मेरा दोष हो जाएगा। हाँ, ये कहकर वो मुँह बनाता है और वो कहता है, चलो ना हम लोग चले जाते हैं। वैसे भी मैं ना अब इसका शक्ल देखना ही नहीं चाहता हूँ। ये शेमलेस बच्चे, ये लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तुम्हें पता है अभी ना मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगा कि इसने क्या क्या किया है, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये कहकर वो जो विंग था, विंग की तरफ देखने लगा, और विंग ये सुनकर ना उसका फेस और भी ज़्यादा लाल हो गया, और वो अपनी ग्रैंड माँ को कहता है, ग्रैंड माँ आप कितने ज़्यादा परवर्ट हो, आप खुद शेमलेस हो, आप मुझे कैसे शेमलेस कह सकते हो। ये सुनकर जो बाउसन सेंडन था, बाउसन सेंडन अपने जीप को बाहर निकालते हुए उसे टंग दिखाते हुए कहता है, हाँ तुम शेमलेस हो, तुम्हारा हस्बैंड शेमलेस है, तुम दोनों परवर्ट हो। ये कहकर वो उसे टीज करने लगा था। ये सुनकर विंग बस मुंह बना रहा था, और बस उसका फेस जो लाल पड़ा हुआ था, बस उसी एम्बेरस फेस के साथ अपने सिर को ही नीचा कर लिया था। सामने जो महारानी लैनी थी, लैनी उन दोनों की वो नटखट बातों को सुन रही थी, शेमलेस बातों सुन रही थी। वो अब फाइनली इंटरप्ट करते हुए कहता है, बाउसन जो मुंह बनाते हुए कहता है, तो मुझे ऐसे ना कह के ना इस बच्चे को पहले कहो, इसे मैनर्स सीखना चाहिए। वो किस तरह से मेरे सामने वो किस तरह से शेमलेस जैसी हरकतें करता है, और तुम मुझे बोल रहे हो यहाँ पे। ये सुनकर लैन ये कहता है, बाउसन ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, वो कहता है अब उसे वो चीज़ दो। ये सुनकर जो बाउसन मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है। ये कहकर वो अपने रोब से एक लॉकेट निकालता है। ये वही लॉकेट था जो लॉकेट बाउसन सेंडन ने विंग को दिया था, जिसके अंदर बाउसन सेंडन का फोर्स सोल रहा था, उनका सोल रहा था। वो उसी लॉकेट का हाफ लॉकेट विंग के पास देती है। विंग ही देखकर कंफ्यूज हो गया, और वो कंफ्यूजिंगली बाउसन सेंडन की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंड माँ आप ये लॉकेट मुझे दोबारा क्यों दे रहे हैं। ये सुनकर जो बाउसन सेंडन था, बाउसन सेंडन मुंह बनाते हुए कहता है, ये तुम्हारा और मेरा बॉन्ड है। ये कहकर वो दूसरा जो पार्ट था वो अपने गले पर पहनते हुए कहता है, अब तुम और मैं इस लॉकेट का एक पार्ट बन चुके हैं। जब भी कोई मुसीबत होगा, या फिर जब भी सिर्फ मेरी ज़रूरत होगा या फिर हमारी ज़रूरत होगा, तो बस इस लॉकेट को टच करके मुझे बुलाना, तो मैं वहाँ पे तुरंत वापस आऊँगा। और हाँ, बुलाना है तो सिर्फ उस टाइम को ही बुलाना जिस टाइम हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा हमें मत बुलाना। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगी। विंग जो ये बात सुनता है, उसके बाद उस लॉकेट को अपने गले पर पहनते हुए कहता है, ठीक है। ये कहकर वो स्माइल करता है, जहाँ पे जो लैन ई विंग के हेड पर हाथ फेरते हुए कहता है, खुश रहना, और हाँ अपने हस्बैंड का हमेशा ध्यान रखना। ये कहकर वो स्माइल करती है। यहाँ पे जो मैडम यू भी वहाँ पे खड़ी हुई थी, और वो भी देख रही थी लैन ई और बाउसन सेंडन को। उनकी नज़र बाउसन सेंडन की तरफ जाता है। बाउसन सेंडन जो विंग के सामने तो एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी, लेकिन अपने सामने मैडम यू को देखकर वो एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, और वो उनके सामने मैडम यू के सामने आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यो चिंता मत करो, ऊपर वाला जो भी करता है कुछ सोच समझ के ही करता है, तो उसके साथ भी जो होगा वो गॉड के हाथ में छोड़ दो। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, अब बाकी गॉड के हाथों है। ये कहकर वो स्माइल करते हैं। ये सुनकर मैडम यू भी नोट करती है, उनकी आंखों में आंसू थे, और ये सुनकर जो विंग कंफ्यूज हो गया था और वो इन तीनों को देख रहा था, जहाँ पे जो बाउसन सेंडन था, बाउसन सेंडन ने ये कहने के बाद ही वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से तुरंत ही गायब हो गई थी। और उनको जाने के बाद जो विंग था, विंग अपने माँ के साथ अपने महल वापस आ गया था। वक्त यहाँ से थोड़ा बीतता है, तकरीबन एक महीना बीत चुका था। एंड इन एक महीने में जो वांग जी पूरे किंगडम को ना पहले जैसा बना दिया था, एंड सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लैन चिंगेंजुन भी खुद को संभाल लिया था। मतलब वो इतने दिन तक बहुत ज़्यादा ही बीमार थे, क्योंकि वो अपने भाई के मौत को मान नहीं पा रहे थे। इवन अभी भी वो मान नहीं पा रहे थे। वो बस अपने आप को संभाल लिया था। उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया था, जो फैसला वो आज सभा में सुनाने वाले थे। इन एक हफ्ते में ना विंग एंड वांग जी बहुत कम मिल पाए थे। मतलब वांग जी इतना ज़्यादा काम में बिजी था, सेक्ट के कामों में, किंगडम के हर एक चीज़ों में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि वो विंग से बहुत कम मिल पाता था। ऐसा नहीं था कि वो विंग से मिलने नहीं जा पाता था, वो जाता था तब जब विंग ऑलरेडी सो जाता था। वांग जी के लिए विंग हमेशा ही ना रूम में इंतज़ार करता था। वो वेट करता था कि कब उसका हस्बैंड आएगा, लेकिन उसका हस्बैंड आता ही नहीं था। वो तब आता था जब विंग सो जाता था, एंड तब तो वांग जी का फेस विंग देख ही नहीं पाता था। इन एक महीना बस ऐसे ही चला था। वांग जी जब अपने काम खत्म करते करते रात के ठीक 3 बजे, ऐसा होता है 3 बजे भी वो अपने महल वापस जाता है विंग के पास, और विंग के सामने जाके लेट जाता है, और सुबह को ठीक 5 बजे उठकर डायरेक्ट अपने सेक्ट के काम में चला जाता है। ऐसे ही पूरा एक महीना बीत गया था, और एक महीने से विंग और वांग जी ठीक से खुद को देख भी नहीं पाए थे। एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। फाइनली एक महीना खत्म हुआ, और एक महीने में जो वांग जी था, वांग जी एकदम सेक्ट को पहले जैसा कर दिया था।
तो अब जो लैन चिंगेंजुन थे, लैन चिंगेंजुन सभी को सभा में बुलाए थे। मतलब यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स को वहाँ पे बुलाया गया था और साथ ही साथ यहाँ पे उन लोगों के मतलब जो मंत्रियाँ थे, रॉयल जो मंत्रियाँ थे, वो सारे लोग ही वहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे जो मतलब लैन चिंगेंजुन थे, लैन चिंगेंजुन एक अनाउंसमेंट करने वाले थे, इसीलिए सभी लोग वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे वांग जी भी मौजूद था। वांग जी जो अपने फादर के सामने वाले एक आसन था जहाँ पे वो बैठा हुआ था एंड वो इंतजार कर रहा था अपने फादर के अनाउंसमेंट का। उसे नहीं पता कि उसका फादर क्या बोलने वाला था और वैसे भी वो सुबह सुबह आ चुका था यहाँ पे, मतलब 5 बजे ही उठकर, और वो एक बार भी वो इनसे बात भी नहीं कर पाया था। बस उसके फॉरहेड पर किस करके सुबह सुबह तैयार होकर बस सभा में आ चुका था। इसीलिए उसका फेस आज थोड़ा सा नहीं बहुत सा उतरा हुआ था। हमेशा ही उसका फेस उतरा हुआ ही रहता है इन 1 महीने में। वेल, वो अभी बैठा हुआ था और बैठकर बस अपनी ओमेगा, अपनी विंग, अपने प्यार के बारे में सोचते हुए बस मतलब इंतजार कर रहा था अपने फादर की बातों का। यहाँ पे उसके फादर सबकी तरफ देख कर कहता है, आप सभी का स्वागत है मेरे किंगडम में। ये कहकर वो सबसे कहता है, आज मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये कहकर वो एंट्रेंस की तरफ देखते हुए कहता है, उससे पहले एक पर्सन का आना जरूरी है। ये कहकर वो एंट्रेंस की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी ये सुनकर ही ना अपने फादर की तरफ देखता है। वो कंफ्यूज हो गया था, कौन किसकी बात कर रहे हैं उसके फादर। वो भी अपनी नज़र को अपने फादर से हटाकर डायरेक्ट एंट्रेंस की तरफ करता है। एंट्रेंस जो खाली था, जो मतलब सब लोग ही देख रहे थे। धीरे धीरे उस एंट्रेंस में एक पर्सन एंट्री करने लगा था। वांग जी जो पहले एंट्रेंस में किसी को नहीं देख पा रहा था, वो एक पर्सन को आते हुए देख रहा था जो बहुत ही सुंदर तरीके से एक ब्लू कलर का, ब्लू एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, मतलब स्काई ब्लू कलर का एक बहुत सुंदर सा ड्रेस पहना हुआ था, हार्मफुल पहना हुआ था, जो पहनकर वो पर्सन इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जिसे देखकर वांग जी का आंखें तो वहीं पर अटक गया था। एंड ऑफ कोर्स सामने और कोई नहीं था, हमारे वांग जी का प्यार विंग था, जो पूरी तरीके से एक खूबसूरत एक हार्मफुल पहना हुआ था, जो उसे बहुत खूबसूरत कर रहा था विंग के फेस में, जिसकी लिप्स के नीचे वो क्यूट सा मोल और लिप्स जो गुलाबी, और साथ ही साथ उसकी वही सिल्वर आइज जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो पर्सन एंट्री करता है और उस पर्सन के एंट्री होते ही ना सब लोग तो उसे हाँ करके देख रहे थे, क्योंकि इतना खूबसूरत ओमेगा को देखने के बाद किसी का नज़र हट ही नहीं पा रहा था। और विंग को वांग जी तो ऐसे मुँह खोल कर देख रहा था, क्योंकि आज उसका ओमेगा इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों लग रहा था। हाँ, ऑफकोर्स उसका ओमेगा खूबसूरत है, लेकिन आज तो इससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत है। उसका फेस इतना ग्लो कर रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, जो देखकर वांग जी तो खुद हैरान हो चुका था। और वो तो मुंह खोलकर अपनी ओमेगा को बस देख रहा था। वो रियलाइज़ तक नहीं कर पाया कि वो अपने आसन से भी उठ चुका था, और वो उठ कर ना धीरे धीरे करके अपनी ओमेगा के पास जाने लगा था। वो बस ऐसे ही एक टक अपनी वही गोल्डन आई से विंग को घूरे जा रहा था, विंग को तारे जा रहा था। विंग जो मतलब उस सभा में एंटर किया था, उसकी नज़र भी सीधा अपने अल्फ़ा की तरफ चला गया था। उसने भी अपने अल्फ़ा को मतलब 1 महीने से ठीक से देखा भी नहीं था, और अब उसके अल्फ़ा को देखकर वो मतलब एक प्यारा सा स्माइल कर दिया था। उसके फेस में वो बनी सा स्माइल, वो बनी तीत, और उसके वो लिप्स के नीचे मोल, जिसे और भी ज़्यादा खूबसूरत विंग लग रहा था। विंग ने बहुत छोटे छोटे ज्वेलरी पहना हुआ था अपनी ईयर पे, अपनी नेक पर, जो विजिबल था, जो सब लोग देख सकते थे। विंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी जो इतनी खूबसूरती अपनी ओमेगा का देखकर वो भूल ही चुका था कि आमने सामने कोई लोग है। वो तो बस अपने ओमेगा के ऊपर खो चुका था। वो धीरे धीरे करके ना एकदम विंग के सामने आके खड़ा हो गया था। विंग भी अपने अल्फ़ा को देख रहा था ब्लिंक करते हुए, और वो स्माइल भी कर रहा था। वो एकदम लो टोन में कहता है, हस्बैंड, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की इतनी क्यूट और लो टोन में भी एकदम जैसे मदहोश जैसा हो गया था। वो भी एकदम अपनी लो टोन में कहता है जहाँ पे अपने मुंह से कोई शब्द उसका आ ही नहीं रहा था। वो बस अपने मुंह से सिर्फ कहा था, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं था। विंग आज इतना खूबसूरत जो लग रहा था, जहाँ पे जो वांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग समझ गया था, और उसका फेस थोड़ा थोड़ा रेड भी हो गया था, और वो स्माइल भी कर दिया था। जहाँ पे जो मतलब विंग था, वांग जी था, वांग जी तो अपना होश खो चुका था। एंड उसे होश में लाने के लिए जो महाराज लैन चिंगेंजुन थे, लैन चिंगेंजुन खांसते हुए कहता है तो जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था वो आ चुका है। ये कहकर वो सबकी तरफ देखता है। सब लोग भी ना ऐसे ही उन दोनों को देख रहे थे, मतलब एक को ब्लश करते हुए, शर्माते हुए, और एक तो ऐसे देख रहा था जैसे कि वो बरसों बाद जाके अपने खाने को देख पाया हो। लाइक सबको तो यही लग रहा था। वेल, जहाँ पे जो लैन चिंगेंजुन की खांसी की वजह से वांग जी अपने होश में आ गया था, और वांग जी होश में आने के बाद वो भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया, और वो अपने सामने अपने फादर की तरफ देखा। उसके फादर भी मतलब इस बात को मतलब इग्नोर करते हुए वो कहता है, तो मैं जो अनाउंसमेंट आप सभी से करना चाहता था। ये कहकर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग और वांग जी। ये कहकर लैन चिंगेंजुन वांग जी की तरफ भी देखते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पे आओ। ये सुनकर जो वांग जी और विंग था, वो दोनों ही एक साथ अपने फादर के सामने आते हैं, जहाँ पे उसके फादर यानी कि जो लैन चिंगेंजुन थे, लैन चिंगेंजुन अपने बगल वाले जो आसन था वहाँ पे देखती हैं, जो उनकी पत्नी बैठी हुई थी, वो एक प्यारी सी स्माइल करते हुए उठ जाती है, और वो उठते हुए एकदम विंग के पास आ गई थी। और जो महाराज लैन चिंगेंजुन थे, वो भी उठकर वांग जी के पास आ गए थे। वो वांग जी एंड विंग के सामने आके खड़े हो गए थे। वो दोनों ही विंग एंड वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए एक दूसरे के साथ रखते हैं, और वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है,
मैं अनाउंस करता हूँ अब से इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का और इस किंगडम का नया क्वीन एंड किंग होगा लान वांगजी एंड वी वुशियान। ये कहकर वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है और उनका ताशपोशी ठीक 1 हफ्ते बाद होगा, जिसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये कहकर वो सबकी तरफ देखता है। सब लोग ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो गए थे एंड खुद लान वांगजी और विंग शॉक हो गए थे। वो दोनों अपने सामने अपने मदर और फादर को देख रहे थे, जहाँ पे मैडम लैन और जो लैन चिंगे जो थे वो दोनों देखकर मतलब उन दोनों को देखकर स्माइल करते हुए कहता है अब हमारा समय हो चुका है, अब तुम लोगों को ये किंगडम और ये जो थ्रोन है ये संभालना होगा, इस पूरे राज्य को रूल करना पड़ेगा सही तरीके से। ये कहकर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है और तुम दोनों की ताशपोशी के बाद अब मैं और मेरी पत्नी दोनों ही अब इस क्लैन की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, इसीलिए बहुत जल्द ही मैं तुम दोनों की ताशपोशी कर रहा हूँ। 1 हफ्ते में तुम दोनों की ताशपोशी होगी। ये कहकर वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है तो आप सभी को नए क्वीन एंड नए किंग की ताशपोशी में आमंत्रण किया जाता है। आप सभी लोग इस सेरेमनी में मौजूद रहेंगे नए किंग एंड नए क्वीन को स्वागत करने के लिए और अपने थ्रोन को संभालने के लिए। ये कहकर वो सबकी तरफ देखता है। सब लोगों ने ये सुनकर पहले हैरान तो हुए थे, लेकिन सब लोग खुश भी हुए थे क्योंकि विंग और वांगजी हकदार थे इस थ्रोन के और साथ ही साथ इस किंगडम को वो लोग बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे एंड सब लोग इससे अग्री भी करते हैं। सब लोग ये सुनकर एकदम क्लैप करने लगे थे और नए होने वाले क्वीन एंड किंग को बधाई भी दे रहे थे। ये देखकर विंग एंड वांगजी दोनों ही खुश थे और उनको खुश देखकर लैन चिंगेजुन और मैडम लैन खुश थे। वो लोग ऐसे खुशी हो ही रहे थे, तभी उनकी खुशी के बीच में एक आवाज़ बोल उठता है महाराज, क्या आपने जो डिसीजन लिया है वो सही भी है। ये आवाज़ उस पूरे सभा में गूंज उठी थी एंड ये आवाज़ सुनने के बाद सब लोग जो खुशी से बात कर रहे थे सब इन्हें एकदम साइलेंट हो गए थे। पिन ड्रॉप साइलेंट पड़ गया था वहाँ पे और विंग एंड वांगजी वो भी एकदम साइलेंट हो चुके थे और वो साइलेंटली ना सामने जिस पर्सन ने ये आवाज़ दिया था उस पर्सन की तरफ देखते हैं एंड सबकी नज़र जब उसकी तरफ पड़ा वो भी एकदम प्राउडली सामने आके खड़ा हो गया एंड उसे देखकर एक पर्सन खड़ा होते हुए कहता है जिन गोंग्याओ। हाँ, सामने जो पर्सन खड़ा था जिसका नाम जिन गोंग्याओ था वो अपने सामने जिसने उसे जिन गोंग्याओ कह के बुलाया उसकी तरफ देखता है और वो पर्सन और कोई नहीं जिन गोंगशान थे, जो अभी अपने मतलब नाजायज़ बेटे को ऐसे बीच में खड़ा होकर मतलब खड़े होते हुए देखकर अपने आसन से ही उठ चुके थे और वो बहुत ही गुस्से में अपने मतलब बेटे को देख रहे थे एंड अपने बेटे को देखते हुए कहता है जिन गोंग्याओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, चुपचाप यहाँ पे आके बैठ जाओ। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा, जहाँ पे ये सुनकर जिन गोंग्याओ जो अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे बस ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी से बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग कंफ्यूज था और वांगजी भी कंफ्यूजिंगली जिन गोंग्याओ की तरफ देख रहा था। जिन गोंग्याओ जो एक ओमेगा था वो सबके सामने आते हुए महाराज लैन चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहता है महाराज मेरी गुस्ताखी माफ़ कीजिए, पर मुझे यहाँ पे आना ही पड़ा, मैं क्या कर सकता हूँ। इस राज्य और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का फिक्र जैसे आपका है इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर एक सिख लीडर का है, ठीक वैसे ही मेरा भी है, इसीलिए मुझे आप सभी के सामने आना ही पड़ा। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है महाराज आपने जो फैसला भी लिया है क्या वो सही है। ये सुनकर ना जिन गोंग्याओ की तरफ जिन गोंगशान देखते हुए कहता है मिंग्याओ क्या बकवास कर रहे हो, तुम महाराज के डिसीजन पे उंगली उठा रहे हो। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखते हुए कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे बेटे की तरफ से वो ये बकवास कर रहा है, आप उसकी बात को ध्यान मत दीजिएगा। ये कहकर वो अपने बेटे जिन गोंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है जिन गोंग्याओ अगर तुमने अभी एक भी और बकवास किया ना मैं तुम्हें मेरे क्लन से बाहर निकाल दूंगा, चुपचाप यहाँ पे आके बैठ जाओ। ये कहकर वो गुस्से में एकदम चिल्ला उठे थी। ये देखकर जिन गोंग्याओ जो अपने पिता की तरफ देखता है और वो अपने पिताजी की तरफ देखकर एक वार्म सा स्माइल करते हुए कहता है माफ़ कीजिएगा पिताजी, पर मैं अब यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे सच में महाराज से यही पूछना है क्या वो ये डिसीजन लेकर सही कर रहे हैं। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है जहाँ पे लैन चिंगेजुन भी मतलब जिन गोंग्याओ की तरफ देख रहे थे। जिन गोंग्याओ कहना क्या चाहता है, मतलब उन्होंने क्या डिसीजन गलत लिया है। वो जिन गोंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जिन गोंग्याओ। यह सुनकर जिन गोंग्याओ अपने घुटनों पर आते हुए कहता है महाराज जैसे कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का ही रूल है कि हम सब जो जिसे हम लोग क्वीन मानेंगे वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए और हमारे किंग के लिए एक वारिस पैदा करेंगे। ये सुनकर वांगजी डायरेक्ट जिन गोंग्याओ की तरफ देखने लगा था। जिन गोंग्याओ जो एकदम अपने सिर को नीचा किया हुआ था वो अपने सिर को नीचा करते हुए कहता है मेरी गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा, क्या आपको पता है कि हमारे होने वाले क्वीन वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने किंगडम को और अपने महाराज को वारिस दे भी पाएंगे या नहीं। ये सुनकर ना जो मतलब वांगजी चिल्ला कर कहता है जिन गोंग्याओ। ये उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि सब लोग ही ना एकदम डर के मारे काँप चुके थे और विंग खुद भी डर चुका था और वो ना जिन गोंग्याओ की बात को ना समझ ही नहीं पाया था, क्योंकि वांगजी उसकी मतलब जिन गोंग्याओ की बात को पूरी होने से पहले ही ना एकदम चिल्ला उठा था। तो वांगजी को विंग देख रहा था, वो मतलब वो कंफ्यूज था, जहाँ पे जिन गोंग्याओ भी एकदम वांगजी के चिल्लाने की वजह से ना एकदम काँप चुका था। वो अपने घुटनों पर बैठा होता ना वो डायरेक्टली एकदम नीचे गिर चुका था, जहाँ पे वांगजी गुस्से में कहता है जिन गोंग्याओ एक और शब्द नहीं। ये कहकर वो उसकी तरफ घूर के देखता है और वो कहता है जिन गोंगशान
आप अपने बेटे को संभालिए और उसे ज़बान को बंद करवाइए। ये कहकर वो जिन गोंगशान की तरफ गुस्से में देखता है। जिन गोंगशान जो वहीं पे खड़ा हो गया था ना, वो तुरंत एकदम डर गया था और वो ना अपने सामने मतलब महाराज की तरफ देखकर माफ़ी मांगने ही वाला था कि तभी जिन गोंग्याओ दोबारा एकदम कड़क वॉइस में कहता है, मैंने ठीक ही तो कहा है कि आपका ओमेगा आपको वारिस दे ही नहीं सकता है। यह सुनकर जो वांगजी था, वांगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जिन गोंग्याओ। ये आवाज़ सुनकर जिन गोंग्याओ बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो डर कर ना एकदम पीछे हट गया था, जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और वो गुस्से में ना एकदम जिन गोंग्याओ को घूरता है जैसे कि वो उसे मार ही डालेगा, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए विंग की तरफ मुड़ता है। विंग जो ये सुनने के बाद एकदम फ्रोज हो चुका था और वो जिन गोंग्याओ की तरफ ही देख रहा था, जहाँ पे जो वांगजी था। वांगजी विंग के पास आता है और विंग मेरी तरफ देखो, ये कहकर उसके फेस को एकदम पकड़ लिया था और उसको अपने आंखों में देखने के लिए बोल रहा था। विंग जो अभी भी जिन गोंग्याओ की तरफ ही देख रहा था, जब उसके अल्फा ने उसकी तरफ देखने के लिए उसे कहा तो वो अपनी नज़रों को अपने अल्फा की आंखों में करते हुए मतलब देख रहा था, जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी उसके फेस को सहलाते हुए कहता, सुनो मेरी बात, उसकी बातों का ध्यान मत दो, मैं यहाँ हूँ ना, तुम मेरी बातों को सुनो। ये कहकर वो उसकी गालों को सहलाने लगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, बहुत ज़्यादा घबरा गया था और ये चीज़ विंग ने नोटिस किया और विंग ये नोटिस करते ही वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया था, जो हाथ उसके हस्बैंड उसके गालों पे रखा हुआ था। उसका फेस जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, वो उसके हाथ को अपने हस्बैंड के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए वो पहले अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, उसके बाद उसकी नज़र एकदम जो जिन गोंग्याओ था उसकी तरफ चला गया था और वो जिन गोंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहकर वो जिन गोंग्याओ से मतलब सवाल करता है, क्योंकि उसे डाउट है उसके हस्बैंड डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, उसे जानना था। और वो यही सोचकर जिन गोंग्याओ की तरफ देखकर उसे सवाल किया, उसका मतलब क्या है। जहाँ पे जिन गोंग्याओ जो वांगजी की घूरने से ही बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो हिम्मत करके अपने सामने विंग को देखता है और वो कहता है, हाँ मैंने सही कहा है, तुम कभी मान ही बन सकते हो। ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जिन गोंग्याओ। लेकिन तभी वांगजी के बात को काटते हुए विंग चिल्लाते हुए कहता है, हस्बैंड। ये कहकर वो गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वांगजी जो विंग के गुस्से को देखकर एकदम मतलब शांत हो गया था और वो उसकी तरफ देखने लगा था, जहाँ पे जो वांगजी की तरफ से आंखों को हटाते हुए विंग जिन गोंग्याओ की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मान नहीं बन सकता। जहाँ पे जो जिन गोंग्याओ था, जिन गोंग्याओ जो वांगजी के चिल्लाने से फिर से डर गया था, वो मतलब थोड़ा घबरा रहा था और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो उसकी तरफ शार्पली और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा था, उसने अपनी मुट्ठी को टाइट करके रखा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल रहा था, वो अपने आप को शांत रख रहा था, लेकिन उसके मन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। इसका मतलब क्या है कि वो कभी मां नहीं बन सकता है, और ये जिन गोंग्याओ वो इतना श्योर होकर कैसे कह रहा है कि वो कभी मां नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात, उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड के चेहरे को देखकर उसे ये क्यों लग रहा है कि उसे इस बारे में कुछ पता है। वो जिन गोंग्याओ की तरफ देखता है और वो कहता है, बताओ मुझे, मैंने कुछ तुमसे पूछा है। जहाँ पे जिन गोंग्याओ जो डरा हुआ था, वो स्लोली करके कहने लगता है कि उसने उस दिन क्या सुना था, मतलब जो वुलैन ई, बाओ सनरेन और उसकी मदर और फादर, यानी कि विंग के मदर और फादर जंग फैंगमियान और मैडम यू की जो कन्वर्सेशन था, वो उसे कहने लगा था। वो बोलने लगा था कि उस दिन वो वहाँ से गुजर रहा था एंड तब उसने लैन ई और बाओ सनरेन की बात को सुनी, जहाँ पे लैन ई और बाओ सनरेन ने कहा है कि विंग कभी मान ही बन सकता है। जब उसने येन आयरन को ख़त्म करने के लिए अपने फुल फोर्स के साथ उस तलवार से मतलब वार किया था, उस वजह से उसे और उसकी जो अंश था, यानी कि विंग एंड वांगजी की जो अंश था, उसके ऊपर भी वो इफेक्ट किया था, जिस वजह से उसका अंश भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और साथ ही साथ विंग का जो वूम था वो भी ख़त्म हो चुका था एंड उस वजह से विंग कभी भी मान नहीं बन सकता है। एंड जब वांगजी विंग ये सारी बातें जिन गोंग्याओ के मुँह से सुना, वो वहीं पर एकदम फ्रोज हो गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। जिन गोंग्याओ जो अपनी बात को पूरी करने के बाद वो एकदम शांत हो गया। इनफैक्ट उस पूरे सभा में एक खुशी का जो माहौल था, वो एक ही मिनट में एक साइलेंट जैसा बन चुका था, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। एंड यहाँ पे वांगजी जो पूरी तरीके से शांत हो गया था, वो अपने हेड को नीचा कर लिया था और साथ ही साथ वो समझ पा रहा था कि उसका ओमेगा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन टूटा हुआ है, क्योंकि विंग का फेरोमोन्स वांगजी फील कर पा रहा था। ऑफकोर्स वो दोनों मार्क्ड है, तो उसके फेरोमोन्स को वो ज़्यादा फील कर पा रहा था और इस वजह से वो समझ पा रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। वो ये समझते ही रहा, धीरे धीरे करके वांगजी विंग की तरफ जाने ही लगा था कि तभी जो विंग था, विंग जो जिन गोंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, ओह खत्म हो गया तुम्हारी बातें। ये सुनकर जिन गोंग्याओ जो अभी मतलब ये सब कुछ कहने के बाद शांत हो गया था, रिलीफ फील किया था कि हाँ फाइनली वो सारा सच बता पाया है, वो विंग का ये बात सुनकर ना एकदम उसकी तरफ देखने लगा एंड इनफैक्ट वांगजी भी देखने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग जिन गोंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ, तुम जो भी बोलोगे उस पर मैं भरोसा करूँगा। ये कहकर वो जिन गोंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम आखिर मेरे फादर और मदर के कमरे के सामने कर क्या रहे थे? तुम्हें तो गेस्ट क्वार्टर में रहने के लिए दिया गया था ना, हाँ, तो अचानक तुम मेन महल के अंदर क्यों गए थे? ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। ये सुनकर ना एकदम जो मतलब जिन गोंग्याओ था वो एकदम स्टिफ हो गया और वो फ्रोज हो गया, जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, मेरी मदर और फादर मेन महल के एक कमरे में है और तुम वो गेस्ट क्वार्टर में हो, तो अचानक तुम वहाँ से कैसे गुजर रहे थे?
तुम मेन महल में से कैसे गुजर रहे थे, ये बताओ मुझे। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। जिन गोंग्याओ ये सुनकर ही ना बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे जो विंग था, विंग स्मिथ करते हुए कहता है, मैं बताऊँ। ये कहकर वो कहता है, तुम शुरुआत से ही मेरे पति के ऊपर नज़र दे रहे थे। तुम्हें मेरा पति बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब तुम जलते थे कि मेरा पति सिर्फ मुझे ही प्यार करता है और किसी ओमेगा की तरफ देखता भी नहीं है। और तुम्हें ये जलन था कि मैं उनका ओमेगा बन चुका हूँ और इस वजह से तुम मुझे हटाना चाहते थे और उस वजह से तुम मौका ढूंढ रहे थे कि तुम कैसे मुझे मेरे अल्फा से अलग करोगे। तुम यही सोचकर ही मेन महल आए थे, वो भी मुझे मारने के लिए। ये सुनकर ना सब लोग मतलब एकदम ना हैरानी से विंग की तरफ देखने लगे थे। एंड वांग जी खुद देखने लगा था विंग को। विंग जो मतलब जिन गोंग्याओ की तरफ देख रहा था और जिन गोंग्याओ ये सुनकर ही ना एकदम डर गया और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो शॉकिंगली मतलब अपने सामने विंग को देख रहा था। विंग तो उसकी तरफ देखकर स्मिथ करता है और वो कहता है, सोच रहे हो ना कि तुम्हारे बारे में मुझे कैसे पता चला। ये कहकर वो कहता है, तो सुनो, तुम मेन महल आए थे सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए कि तुम मुझे मार पाओ, लेकिन तुम भूल चुके थे कि दीवारों का भी कान होता है। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। जिन गोंग्याओ जो हमेशा से ही वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था एंड वांग जी से शादी करने का ख्वाब देखता था और साथ ही साथ इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड का क्वीन बनने का भी उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब क्रेविंग था। एक तरफ से कह सकते हो उसे लालच था कि उस गद्दी में वो बैठे अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि वांग जी के साथ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था क्योंकि जो वांग जी था, वांग जी के दिल में तो विंग था और विंग के लिए उसका दिल धड़कता था। ये चीज़ देखकर जिन गोंग्या को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि यहाँ पे ये विंग उसके हस्बैंड को छीन रहा है। लिटरली वो अपने हस्बैंड मारने लगा था वांग जी को और वो उसे पाने के लिए कई हद तक जाने के लिए तैयार था। जब उसने सुना कि विंग एंड वांग जी की शादी हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे विंग के ऊपर आया था। वो तब से ही तय कर लिया था कि वो अपने हस्बैंड को ऐसे ही किसी और को छीनने नहीं देगा और अपने सपनों को ऐसे ही टूटने नहीं देगा। इसीलिए वो बहुत बार कोशिश किया कि वो विंग के करीब जा पाए, लेकिन इससे पहले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी जो जिन गोंग्याओ समझ ही नहीं पाया था। यहाँ पे वो शक्ति का स्रोत, ये नायरन, वो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हुआ था जिस चीज़ की वजह से मतलब जिन गोंग्याओ जो विंग के करीब ही नहीं जा पाया था। उसे लगा था कि वो यन आयरन के थ्रू ही मारा जाएगा, मतलब उसके रास्ते का कांटा पहले हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो इसीलिए उसने तय कर लिया था कि वो इस बार वो अपने रास्ते से उस विंग को हटा ही देगा। और यही सोचकर उसके हाथ में एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था तब जब ये आयरन खत्म होने के बाद विंग बेहोश हो गया था और वो समझ गया था कि विंग इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाला और यही मौका है, वो विंग को जहर देकर मारेगा और साथ ही साथ अगर वो जहर से ना मरा तो वो अपने खंजर से उसे मारेगा। यही स्टूपिड प्लान करके वो वहाँ से डायरेक्ट मेन महल की तरफ चला गया था। बेवकूफ़ ने ये नहीं समझा था कि उसकी सारी प्लान कोई ना कोई देख जरूर लेगा। जैसे कहते हैं दीवार का कान होता है, ठीक वैसे ही उसकी ये सारी बातें जो वो मतलब अपने रूम पे बैठ के प्लान कर रहा था, वो सारी बातें बाहर जाते हुए मेट्स ने सुन लिया था। वो लोग ये सुनने के बाद ही ना वो जिन गोंग्याओ को फॉलो करने लगे थे। जिन गोंग्याओ जैसे जैसे करके मेन महल के अंदर जा रहा था, वो सारे मेट्स भी मतलब जो 2 मेट्स थे वो भी जिन गोंग्याओ के पीछे पीछे जाने लगा था। जिन गोंग्याओ जो एक रूम के सामने से गुजर रहा था, वो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुक गया था क्योंकि वो विंग का नाम सुना था। असल में वो रूम और किसी का नहीं, मतलब लैन ई और बाउसन सेंडन और जंग फंगमियान और मैडम यू का रूम था। मतलब यहाँ पे मैडम यू और जंग फंगमियान के रूम में लैन ई बाउसन सेंडन आए थे, तो यहाँ पे वो लोग विंग के बारे में बात कर रहे थे। एंड तब जो जिन गोंग्याओ था, जिन गोंग्याओ वहीं पे खड़े होकर विंग की मतलब बारे में जो भी लैन ई बाउसन सेंडन बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें वो सुन लिया। ये सुनने के बाद जिन गोंग्याओ बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे एक मतलब बहुत ईजी रास्ता मिल चुका था। अगर वो उसे मार नहीं पाएगा तो उसे अलग तो कर पाएगा लान वांगची से, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता था। अगर विंग कभी माँ ही नहीं बन पाएगा तो वो कभी भी मतलब इस पूरे किंगडम को वारिस नहीं दे पाएगा, तो वो कैसे मतलब क्वीन बनेगा। यही सोचकर वो बहुत मतलब ब्राइट सा स्माइल कर लिया था कि फाइनली अब उसे मारना नहीं पड़ेगा, वो बहुत इजीली विंग को हटा पाएगा अपने रास्ते से। यही सोचकर उसने मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया और वो ड्रॉप करते हुए खुशी खुशी वहाँ से चला गया था। और ये सारी चीज़ें वो मेट्स ने देख लिया था। वो मेट्स ये देखने के बाद, हालांकि वो उस रूम की बात को तो नहीं सुन पाया था, बस जिन गोंग्या के ऊपर नज़र रखा था एंड जिन गोंग्या ने जो सब कुछ कहा, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने मतलब किसी को बताने का सोचा, वो किससे बताए यही समझ नहीं पा रहे थे। फाइनली कुछ टाइम बीतने के बाद वो एक दिन वो 2 मेट्स एकदम विंग के पास आ गए थे। विंग उस दिन अपने रैबिट के साथ खेल रहा था क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा बिजी था और वो उदास रहने लगा था, इसलिए कभी कभी वो रैबिट्स के साथ खेलता था। जो रैबिट उसके हस्बैंड ने ही उसे दिया था उसे टाइम पास करने के लिए, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तब वो सारे मेट्स उसके पास आए और वो उसे सारी चीज़ें आके बता दिया। ये सुनने के बाद वही एकदम शॉक्ड हो गया था और वो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली सुनने के बाद वो सारे मेट्स से वो 2 मेट्स की तरफ देखते हुए विंग ने कहा था, अभी के लिए ये सब कुछ किसी और को मत बताना। ये कहकर वो उन 2 मेट्स की तरफ देखता है। वो 2 मेट्स जो तुरंत ही मान चुकी थी क्योंकि लैंडफोर्डर ने कहा है, यानी कि कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। यही सोचकर वो 2 मेट्स एग्री कर चुपचाप वहाँ से चली गई थी। विंग ने भी तब उस मैटर को उतना नहीं देखा था। अब बैक टू प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें सभी लोग सुनकर शॉक्ड हो चुके थे और वो शॉकिंगली एकदम जिन गोंग्याओ की तरफ देखने लगे थे। जिन गोंग्याओ जो ये सुनने के बाद ही बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, बहुत ज़्यादा, और शॉक भी हो चुका था। वो शॉकिंगली ना सबकी तरफ देखने लगा था और उसकी नज़र अपने फादर की तरफ गया। उसकी फादर भी बहुत ही गुस्से में उसे देखे जा रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग जिन गोंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे मार नहीं पाए तो तुम मुझे
सबके सामने गलत प्रूफ करने की और मुझे मेरे हस्बैंड से दूर करने के लिए ये सब कुछ ड्रामा किया। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है गुस्से में, और ये सुनकर जिनको क्या 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 बोल रहे हैं आप, झूठ, ये झूठ है। आप झूठ बोल रहे हो, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, आप एक इन्फर्टाइल हो चुके हो। इस वजह से आपकी बात को ढकने के लिए आपने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ बोला है आपने। आप किस तरह के ओमेगा हो? हाँ, आप कभी माँ नहीं बन सकते हो, आपका बच्चा तो कब का वो। ये कहा ही था कि विंग ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ते हुए कहता है, खबरदार, अगर मेरे बच्चे के बारे में एक भी वर्ड अपने मुंह से लिया तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था सिर्फ ये सोचकर कि तुम मेरे हस्बैंड को पसंद करते थे, इसीलिए तुमने बचकानी हरकत कर दिया है, लेकिन इस बार तुमने अपना हद पार कर दिया है। ये कहकर वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मैं कभी इनफर्टाइल हूँ ही नहीं। ये कहकर वो उसके फेस पे एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है, और मेरे बच्चे के बारे में जो अनाप शनाप अपने मुंह से लिया है ना, उस वजह से तुम्हें ये थप्पड़ मिला है। और रही बात, ये कहकर वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, इसकी बात पे भरोसा ना ही करे तो ही अच्छा है, मैं कोई इनफर्टाइल नहीं हूँ। ये कहकर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। उसका हस्बैंड भी शॉकिंगली उसे ही देख रहा था। ये क्या बोल रहा है विंग? जहाँ पे जो विंग अपने हस्बैंड के सामने आके खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ गया था, लेकिन वो अपने हस्बैंड की तरफ देखकर एक छोटा सा स्माइल करता है, और वो अब वांग जी का हाथ उसके हाथ में लेकर उसे डायरेक्ट अपने स्टमक पे रखते हुए कहता है, हस्बैंड, यहाँ पे हमारा बेबी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर ना जो विंग की तरफ वांग जी कन्फ्यूज़ और शॉक्ड दोनों से ही देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग ये क्या कह रहा है। मतलब वहाँ पे जो बासा सेंडन था, बासा सेंडन ने जो कहा कि उनका अंश अब नहीं है और ना ही विंग का भी माँ हो सकता है, तो फिर ये जहाँ पे उसका ये कन्फ्यूज़ और शॉकिंग एक्सप्रेशन वो समझ गया था, आई मीन विंग समझ गया था। ये समझते ही वो अपने हस्बैंड के बहुत करीब आ गया और वो उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, हस्बैंड, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको ये पता नहीं था? मुझे पहले से पता था कि जब मैं उस तलवार को उस ये नारायण के ऊपर थ्रो करूँगा तो मेरी पूरी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इफेक्ट मेरे बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा, हमारे अंश के ऊपर, तो मैं कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ। ये कहकर वो कहता है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने अपने डार्क एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था ताकि वो मेरे बच्चे को और मेरे वोम को प्रोटेक्ट कर पाए, और उसे एक्टिवेट करने की वजह से मेरी और आपकी जो अंश था वो उस डार्क एनर्जी में कैद हो चुका था ताकि उसको कोई हार्म ना हो। मेरी डार्क एनर्जी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, और ठीक इस वजह से ही मतलब मेरे अंदर की हमारी अंश को मतलब ग्रैंड माँ फील नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो कैसे करते, मेरी डार्क एनर्जी ने उसे एकदम प्रोटेक्टिवली एकदम मेरे अंदर छुपा के रखा था, इस वजह से वो फील नहीं कर पाए हैं। और मेरे वूम को भी मतलब मेरी डार्क एनर्जी ने प्रोटेक्टिवली रख दिया था ताकि मेरे वूम को कुछ ना हो और ना ही हमारे अंश को। ये कहकर वो अपने सामने अपने हस्बैंड को देखता है और वो कहता है, मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब हमारा ये अंश एक बेबी का रूप धारण करेगा, बस मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, तब मैं आपको बताता ये सब कुछ। ये कहकर वो रोने लगा और वो रोते हुए कहता है, और आपको लगा कि मैं कभी वहाँ नहीं बच सकता, आपने ऐसा कैसे सोच लिया हस्बैंड? ये कहकर वो रोने लग गया था। उसे बहुत ज़्यादा ना हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था कि उसका हस्बैंड ये कैसे सोच सकता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकता, और वो ये कैसे सोच लिया कि विंग अपने हस्बैंड के अंश को ऐसे मुसीबत में डाल देगा, कैसे सोच सकते हैं वो। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और वो रो भी रहा था वहाँ पे खड़े होकर अपने सिर को नीचा करके, जहाँ पे जो विंग की मतलब बातों को सुनकर वांग जी जो एक भी पल देर नहीं किया था, वो तुरंत ही अपने बाहों में विंग को ले लिया था और उसे एकदम कस के कर लिया था। जहाँ पे विंग रो रहा था, बस वो रो रहा था, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी था कि उसके हस्बैंड ये कैसे सोच सकता है। जहाँ पे वांग जी जो किसी से और कोई बात ही नहीं करता या फिर किसी की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके सामने सिर्फ उसका ओमेगा है और उसकी खुशी, उसका बच्चा। वो तो सोच लिया था कि उनका अंश खत्म हो चुका है, पर उसे नहीं लगा था कि उसका ये प्यारा सा और स्मार्ट ओमेगा उनके अंश को बचा लेगा। और वो सच में बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पे ये सारी जो मेलो ड्रामा था ना, मतलब यहाँ पे जिन गोंगयाओ ने जो भी सीन क्रिएट किया, और यहाँ पे सब लोगों को एक बड़ा सा झटका मिला और खुशी भी मिला कि यहाँ पे लैंड फोरेन प्रेग्नेंट है। ये जानकर सब लोग खुश तो हो गए थे, लेकिन विंग और वांग जी कैसे एक दूसरे को हकट हुई देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गए थे, एंड सब लोग धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगे थे, क्योंकि ऑफकोर्स वो अब अपने होने वाले किंग एंड क्वीन की प्राइवेट मूवमेंट को नहीं देखना चाहते हैं। वो लोग उनको अकेला छोड़कर डायरेक्ट वहाँ से बाहर निकल गए थे। यहाँ पे जिन गोंगयाओ का मुंह तो खुला का खुला रह गया था, मतलब वो यहाँ पे करने के लिए आया था कुछ और हो गया था कुछ और ही। वो बस वहीं पे खड़ा रह गया था जहाँ पे जिन गोंगशान वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। यहाँ पे जो लैंड चिंगेन बहुत ही गुस्से में ही कहीं ना कहीं जिन गोंगशान की तरफ ही देख रहे थे, और जिन गोंगशान अपने सामने किंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर वो खुद गुस्से में अपने नाजायज़ बेटे की तरफ देख रहे थे, और जो वहीं पे हाँ करके खड़े होकर बस उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। जहाँ पे जिन गोंगशान अपने सिर को नीचा करते हुए महाराज से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे इस नालायक बेटे ने जो भी सीन क्रिएट किया उसकी वजह से। ये कहकर वो तुरंत ही ना जिन गोंगयाओ की तरफ चला गया था और वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे वहाँ से खींचते हुए एकदम बाहर लेके चला गया था। उस सभा पूरी तरीके से
खाली हो चुका था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब लोग चले गए थे। यहाँ पे सिर्फ विंग एंड वांगजी थे। मैडम लैन भी वहाँ से चली गई थी। वो जानती हैं कि अभी उनके बेटे को और उनके जो बहू को थोड़ा टाइम चाहिए अकेला, यही सोचकर वो भी वहाँ से चले गए थे। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग को बहुत ही कस के हक कर लिया था और वो उसे एकदम मतलब उसके बैक को रब कर रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। और ये चीज़ वांगजी भी समझता है और वांगजी भी विंग को टाइटली हक कर लिया था और वो एक कामिंग सा और सूदिंग सा फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगा था ताकि विंग शांत हो जाए। विंग तो धीरे धीरे अपने हस्बैंड की वो कामिंग और सूदिंग सा फेरोमोन्स फील करके ही ना एकदम शांत हो गया। और वो शांत होकर ना अपने दोनों हाथों से अपने अल्फा को एकदम टाइटली हक कर लिया था, अपने फेस को अपने हस्बैंड के चेस्ट पे रखते हुए कहता है, हस्बैंड अब कैसे ये सोच लिया था, हाँ, ये कहकर वो रोने लगा, सिसकने लगा थोड़ा बहुत। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी उसके फेस को पकड़ता है और वो अपनी तरफ करता है। विंग जो रोकर अपनी आंखों को एकदम लाल कर चुका था और उसकी आंखें सूज चुकी थी और वो अभी भी रो रहा था। जहाँ पे जो विंग के उस प्यारी सी फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए उसे कहता है विंग, ये कहकर वो एक प्यारा सा स्माइल करता है और वो उसके हेड के साथ अपना हेड मिलाते हुए कहता है, शुक्रिया शुक्रिया मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए, मुझे एक बाप बनाने के लिए। ये कहकर वो उसे एकदम कस के हक कर लिया। विंग भी अपने हस्बैंड को हक कर लिया था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कभी नहीं सोचा था कि उसका ओमेगा जो उससे भी और सबके सोच से भी एक कदम आगे निकलेगा। विंग को पहले से पता था कि उसके अंश को इससे बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकता था, इसलिए जब वो अपने तलवार को अपने हाथ में लिया था तभी उसने अपनी मतलब जो डार्क एनर्जी था उसे एक्टिवेट कर दिया था। एंड उसे एक्टिवेट करके ही वो अपने वूम को और अपने बेबी को यानी कि अपने अंश को एकदम सिक्योरली अपने डार्क एनर्जी के अंदर रख दिया था और तब जाके उसने तलवार से वार किया था। एंड इस वजह से ही डार्क एनर्जी के अंदर उसकी वूम और उसकी जो मतलब अंश थी वो रहने की वजह से बासन सेंडन को विंग का वूम और साथ ही साथ विंग का अंश महसूस नहीं हुआ था, वो उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। हालांकि ये विंग के अंदर ही था लेकिन डार्क एनर्जी के अंदर था। इस वजह से जो बासन सेंडन था, बासन सेंडन को उसका वूम और उसका जो मतलब अंश था वो नहीं मिला था। विंग ने उसे पहले से ही प्रोटेक्टेडली रख दिया था और उस टाइम जो सारी सिचुएशन था इस वजह से वो इस बारे में अपने जो मतलब ग्रैंड माँ था उसे बता नहीं पाया था। उसने सोचा था कि वो बाद में बता देगा और वो इंतजार कर रहा था कि कब उनका ये छोटा सा एक अंश जो तब बेबी भी नहीं था, एकदम छोटा सा एक न्यूक्लियस टाइप का था, वो बेबी बन जाए, मतलब एक बेबी का आकार धारण करे। वो उसका इंतज़ार कर रहा था और वो सोच लिया था कि वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देगा, मतलब वो ये बताएगा कि वो प्रेग्नेंट है, उनके बेबी से वो प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका बेबी पूरी तरीके से मतलब उसके अंदर मतलब ग्रो करने लगेगा। वो इंतज़ार कर रहा था लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसके सामने इतना कुछ हो जाएगा। उसने तो सोचा था कि वो बहुत सारे सरप्राइज़ों के साथ मतलब पूरी तैयारी के साथ अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देगा, बोलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, अपने अंदर वो मतलब अपने हस्बैंड के अंश को कैरी कर रहा है। बस ये सारा प्लान जो वो करने वाला था वो वहीं पे फ्लॉप हो गया और मजबूरन उसे सारी चीज़ें इन सभा में सबके सामने बोलना पड़ा। वो अब क्या कर सकता था, वो प्लान तो चौपट हो चुका था लेकिन वो खुश था क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश था ये जानने के बाद कि विंग प्रेग्नेंट है। उसके अंदर विंग और वांगजी का प्यारा सा बेबी है। जहाँ पे विंग को मतलब समझ आ गया था, उसकी जो एनर्जी थी वो फील कर पा रहा था कि उसके अंदर विंग और वांगजी दोनों का एनर्जी है। और वो ये कंफर्म करने के लिए कि वो प्रताप प्रेग्नेंट है वो हीलर के पास भी चला गया था और वो हीलर से चेक करवाया था। एंड हीलर से कंफर्मेशन लेने के बाद ही वो बस अपने हस्बैंड को बताने वाला था लेकिन उससे पहले तो सब कुछ चौपट हो चुका था। अब वो क्या कर सकता है, वो अभी अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। उसका हस्बैंड के फेस में आंसू के साथ साथ कितना ज़्यादा खुशी था वो विंग देख सकता था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपने हस्बैंड को कस के हक करता है। जहाँ पे उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा खुश था कि वो तुरंत ही ना उसे एकदम अपनी गोद में उठा लिया था ब्राइडल स्टाइल में और उसे गोद में लेकर वो डायरेक्ट अपने महल की तरफ जाने लगा। ये देखकर जो विंग था, विंग अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है, हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग की तरफ देखने लगा था अपने वही इंटेंस वाली आईज से और साथ ही साथ अपनी डार्क आईज के साथ भी। ये देखकर ना वांगजी की तरफ विंग देखने लगा, वो भी शॉकिंग भरी नजरों से। अचानक उसका हस्बैंड इतनी इंटेंस आई से क्यों देख रहा था उसे, जहाँ पे उसे क्या पता कि वांगजी जो अपने ऊपर और मतलब कंट्रोल कर नहीं पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी सभा में सबके सामने इतना ज़्यादा खूबसूरत बन के विंग गया था। असल में विंग ये जो ड्रेसअप था वो सिर्फ और सिर्फ अपने अल्फा के लिए किया था क्योंकि पहली बात कि 1 महीने से विंग और वांगजी ठीक से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे और ऊपर से उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी विंग को मतलब वांगजी को बताना है। इस वजह से ही वो इतनी प्यारी तरीके से मतलब तैयार हुआ था। हालांकि उसे इस बारे में नहीं पता था कि मतलब जो लैंचिंग है, जुन्हे लैंचिंग है, जो ऑलरेडी उनको लेकर ये अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो बस ये पहन के आया था क्योंकि वो इस बार अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से खुश करना चाहता था। इस वजह से वो इतना प्यारी तरीके से सच के आया था। लेकिन अब उसे क्या पता कि उसके ये प्यारी तरीके से सच के आना, ये सारी एफर्ट वांगजी को किस तरह से हिट कर रहा था। एंड वो चीज़ शायद वो अभी ही समझने वाला था। ऑलरेडी
1 महीने से विंग एंड वांगजी एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही एक दूसरे से बात भी कर पा रहे थे, किस तो दूर की बात है। इस वजह से वांगजी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनॉयड फील हो रहा था। वो अपनी ओमिका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया था अपनी जिम्मेदारी के चलते। और ऊपर से विंग अपने आप को इतनी प्यारी तरीके से सजा कर खाना बनाकर अपनी अल्फा के सामने आएगा तो वो खुद को कैसे रोक पाएगा। ऊपर से तो उसे डबल खुशी मिल गई कि यहाँ पे हमारी विंग जो प्रेग्नेंट है, मतलब वांगजी के बच्चे से, ये जाने के बाद और खुद पे कंट्रोल करना उसके लिए नामुमकिन बन चुका था, जो अब तुरंत ही अपनी ओमिका को लेकर अपने महल वापस आ गया था। महल वापस आने के बाद ही उसे लेकर एकदम अपने रूम पर आ गया था। रूम में वो विंग को एकदम धीरे से बेड पर बिठा दिया था। विंग भी बैठ गया और वो अपनी अल्फा की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे उसका अल्फा जो धीरे से विंग को एकदम बेड पे लिटा दिया था और वो उसके ऊपर आ गया था। उसके ऊपर आते हुए पहले वो उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसके पूरे फेस पे छोटे छोटे करके बटरफ्लाई किसेस करने लगा था। विंग जो अपनी आंखों को एकदम बंद कर दिया था और अपनी वो अल्फा के लिप्स को अपने फेस पे फील कर रहा था। उसे सच में ये नीड था, उसे ज़रूरी था, क्योंकि वो पूरे 1 महीने तक अपने अल्फा से मतलब दूर था और अल्फा के टच से दूर था। तो अभी अपनी अल्फा का किस को फील करती है, उसके होठ को अपने स्किन पे फील करके उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, अपने दोनों हाथ को अपनी अल्फा के चेस्ट पे रख दिया था और उसके कॉलर को टाइटली पकड़ लिया था, जहाँ पे वांगजी उसकी पूरी फेस में बहुत ही क्यूट तरीके से बटरफ्लाई किसेस करता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो उसके नेक पे किस करता है। वो उसके नेक से किस करते हुए उसके चेस्ट पे किस करते हुए धीरे धीरे करके एकदम विंग के बेली के पास आ गया और वो उसके बेली पे अपना हाथ रखा। विंग जो ये फील कर सकता था अपने हस्बैंड का हाथ अपने बेली पर, जहाँ पे ये फील करते ही ना जो विंग था, विंग अपनी आंखों को ओपन करता है और वो अपनी अल्फा की तरफ देखता है। उसका अल्फा जो एक टक ही उसकी बेली को देखे जा रहा था। यहाँ पे वांगजी ने विंग की जो हार्मफुल था उसे ओपन कर दिया था और वो उसकी बेली को बाहर निकाल लिया था। वो बस उसकी बेली को देखे जा रहा था, अपने हाथ से बस उसे सहलाई जा रहा था। ये देखकर जो विंग था, विंग एक प्यारा सा स्माइल करता है और अपने हाथ को अपने हस्बैंड के उसी हाथ पे रखता है जिस हाथ में मतलब विंग के बेली को पकड़ा हुआ था। जहाँ पे ये देखकर वांगजी की आंखें भी विंग की आंखों से मिलता है, जहाँ पे जो हमारा विंग था वो अपने हस्बैंड से कहता है, अल्फा क्या आप अपनी बेबी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा। ये कहकर वो उसकी तरफ उदास होकर देखने लगा था। हालांकि वो मन ही मन जानता था कि उसका अल्फा उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और बेबी जो उनका ही एक अंश है वो उनसे प्यार तो ऑफकोर्स करेगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा जेलस एक्ट कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स उसे अभी खुद को अटेंशन चाहिए था। ऑलरेडी 1 महीना वो अपने अल्फा से इतना दूर रहा है और वो ज़्यादा दूर रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो थोड़ा सा जेलसी वाला एक्ट कर लिया था। एंड कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स भी थे, जहाँ पे जो विंग की बातों को सुनकर उसका अल्फा जो एकदम ही ना उसके फेस के करीब आ गया और वो उसके फेस को धीरे से सहलाते हुए कहता है, ओमिका तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे, और मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर वो उसके लिप्स में अपना लिप्स लगा दिया और वो उसे बहुत ही प्यारी से मतलब बहुत प्यार तरीके से और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। विंग अपनी हस्बैंड की बातों को सुनने के बाद और उसकी आंखों में वो प्यार, वो एहसास को देखने के बाद कि वांगजी विंग को किस हद तक प्यार करता है, वो फील करते ही वो भी स्माइल कर दिया था। विंग वांगजी के किस को एंजॉय करने लगा था, अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे करके वांगजी के नेक पे रख दिया और वो उस किस को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करने लगा था। वांगजी आज पूरी तरीके से विंग को बता देना चाहता था कि वो कितना ज़्यादा विंग को प्यार करता है। हालांकि ये प्रूव करने की बात नहीं था, लेकिन फिर भी विंग और वांगजी को ज़रूरत थी खुद को, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को सबसे ज़्यादा जो प्यार करते हैं। इस वजह से वांगजी विंग को अपना प्यार पूरी तरीके से समझा रहा था, जहाँ पे वांगजी ने विंग को पूरी तरीके से नेकेट कर दिया था और वो खुद भी एकदम नेकेट हो चुका था। विंग की पूरी बॉडी पे वांगजी किसेस करने लगा था, वेट किसेस, और साथ ही साथ बाइट मार्क करने लगा था। विंग सिर्फ लाउड मॉन कर रहा था अपनी अल्फा की वो टच को फील करके ही। उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो इतने दिनों बाद अपने हस्बैंड की टच को महसूस किया था। वो बहुत ही कस के अपने हस्बैंड के हेयर्स को पकड़ लिया था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांगजी विंग के पूरी बॉडी पे, विंग के नेक पे, विंग के जॉ लाइन पे, साथ ही साथ विंग के मतलब लिप्स में भी बाइट किया था, वहाँ पे भी लब बाइट दिया था। धीरे धीरे करके वो विंग के चेस्ट पर आ गया था। विंग के चेस्ट पे भी वो बहुत सारे केसेस किया था, बहुत सारे मार्क लैब बाइट दे दिया था। धीरे धीरे करके वो विंग के बेली पर आ गया और वो बेली को ना जाने कितनी बार किस किया था, ठीक वो ही जाने। और वो अपनी बेबी को भी बस ऐसे ही टच करा था। हालांकि अभी बेबी उतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वांगजी के एक्साइटमेंट देखकर विंग तो सच में बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका हस्बैंड जो सच में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें कर रहा था और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था वो सारी चाइल्डिश हरकतें करते हुए। वांगजी विंग को नीचे से भी अलग कर दिया था, आई मीन नीचे से भी नेकेट कर दिया था और वो उसके साथ फोर प्ले करने लगा था। उसे धीरे धीरे करके एकदम सिड्यूस करने लगा था अपने हाथों से, अपने हाथों की जादू से वो विंग को पूरी तरीके से अराउज फील करवा रहा था और वांगजी की हर एक टच पे
विंग मॉर्निंग मेस बन रहा था। वो मॉर्न करते हुए बस अपने अल्फा से बेग कर रहा था कि वो उसके साथ सब कुछ कर ले, क्योंकि अब वो खुद को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुद को और कंट्रोल कर नहीं सकता है। वो अपने अल्फा को जस्ट फील करना चाहता था। एंड हमारा वांग जी विंग की डिमांड को ना रखे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो भी अपने आप को पूरी तरीके से नेगेट करने के बाद वो अपनी लव मेकिंग सेशन स्टार्ट कर दिया था। विंग के अंदर एंटर करते ही वो धीरे धीरे करके विंग के साथ लव मेकिंग करने लगा था, विंग के अंदर मूव होने लगा था। विंग ये महसूस करके वो बस लाउड एंड मॉर्न कर रहा था। उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। फाइनली 1 महीने का तरफ वो लोग एक दूसरे के साथ एकदम पूरे करने लगे थे। वो इतने दिनों तक अपने आप को अलग रखने का जो मतलब पेन था, वो एक ही रात में पूरी तरीके से, या फिर कह लो एक ही दिन में पूरी तरीके से मिटा देना चाहते थे। और ये दूरियां हमेशा के लिए मिटा देने के बाद वो कभी भी अलग नहीं होंगे, ये वादा उन दोनों ने एक दूसरे के दिल के साथ कर दिया था। और यहाँ पे हमारा वांग जी जब स्टार्ट हो गया, वो रुकने का नाम तब तक नहीं लेगा जब तक वो खुद ना थक जाए। इसीलिए वो अपना सारा प्यार विंग के ऊपर लटाने लगा था। हर एक हिट के साथ वो ग्रॉल और मौन कर रहा था। एंड हमारा वांग जी की हर एक हिट पे हमारा विंग तो लाउड एंड मौन कर रहा था। अपने दोनों लेग्स को अपने हस्बैंड के वेस्ट पे एकदम रैप कर लिया था और अपने दोनों हाथ को हमारे हांगुन चुन के नेक पर एकदम रैप कर लिया था। और वो पूरी तरीके से अपने हस्बैंड को एंजॉय करने लगा था। अपने हस्बैंड की हर एक मूव में, हर एक हिट को फील कर रहा था। उसे सच में अपने हस्बैंड से सबसे ज़्यादा प्यार था। और उसका हस्बैंड जो उसका हमेशा केयर करता है, तो इसी दौरान लव मेकिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। वो बार बार विंग के स्टमक पे अपना हाथ फिरा रहा था, उसे किस कर रहा था और वो अपना एक्टिविटी भी कर रहा था। फाइनली तकरीबन 5 से 6 राउंड के बाद जाके वो लोग रुक गए थे। विंग जो बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो अपने हस्बैंड के ही बाहों में ना लेट चुका था। और वांग जी भी जो विंग को एकदम कस के हक कर लिया था, वो अपने एक हाथ को विंग के स्टमक पे रखा था और उसे सहला रहा था। और हमारा विंग जो अपने दोनों हाथ को अपने हस्बैंड के चेस्ट पर रखकर, अपने सिर को भी अपने हस्बैंड के चेस्ट पर रखकर बस लेट चुका था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो वहीं पे एकदम अपने हस्बैंड के चेस्ट पर लेट कर ही ना सो चुका था। यहाँ पे हमारा जो वांग जी था, वांग जी विंग को देखता है, उसके फॉरहेड पर किस करता है और वो उसे एकदम कस के हक कर लेता है। वो सच में बहुत ज़्यादा खुश था कि अपने प्यार के साथ जो सपना उसने देखा था एक फैमिली बनाने का, फाइनली वो पूरा होने वाला था। ये जानकर उसे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसने बहुत सारी चीज़ें सफ़र किया था, विंग एंड वांग जी दोनों ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके लाइफ में ये भी एक पल आएगा जहाँ पे वो दोनों ऐसे खुश हो पाएंगे एक साथ, एक दूसरे के साथ। सच में उन दोनों का किस्मत जो उन्होंने खुद चेंज किया था, और वो किस्मत इतनी दूर तक आ गया कि विंग जो अब सिर्फ वांग जी का बन के रह गया और वांग जी सिर्फ विंग का बन के रह गया। वक्त यहाँ से बीतता है और यहाँ से हमें ठीक 9 महीने बाद दिखाया जाता है। हाँ, 9 महीना हो चुका था। इन 9 महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। विंग एंड वांग जी जो इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड का क्वीन एंड किंग बन चुके थे, और साथ ही साथ पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को ये पता चल गया था कि उनका होने वाला वारिस भी आने वाला है, यानी कि उनके किंग एंड क्वीन के लाइफ में एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है। सब लोग इसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। विंग एंड वांग जी का ताजपोशी भी बहुत बड़े तरीके से हुआ था, जहाँ पे खुद मतलब महारानी लैन ई और बाउसन सेंडन आए थे, जहाँ पे लैन चिंगी जुन के रिक्वेस्ट से महारानी लैन ई ने खुद विंग एंड वांग जी का ताजपोशी किया था। मतलब महारानी लैन ई ने उन दोनों को क्वीन एंड किंग का ताज पहनाया था और उन्हें ब्लेसिंग्स दिया था, जहाँ पे विंग एंड वांग जी उनके सामने वो किया था। और सब लोग न्यू क्वीन एंड किंग के लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था और बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग भी विंग एंड वांग जी को अपने किंग एंड क्वीन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और वो खुश भी थे। जहाँ पे ऐसे ही पूरा 9 महीना बीत गया था। ये 9 महीना विंग की प्रेगनेंसी का जो बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशियों के साथ बीता था। वो अपने माँ के साथ था, उसकी माँ उसका हर वक्त ध्यान रखती थी, और साथ ही साथ उसका जो सास था यानी कि मैडम लैन, वो भी विंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखी थी, बहुत ज़्यादा टेक केयर किया था। यहाँ पे ये 9 महीना बाउसन सेंडन और लैन ही वहीं पे रुक गई थी, क्योंकि जब तक विंग का बेबी नहीं होगा तब तक वो लोग यहीं पे रहेंगे, उन्होंने कह दिया था। और इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, बल्कि वो लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। विंग का फाइनली 9 महीना हो चुका था। अब वो हीलियस रूम में था, जहाँ पे वो चिल्ला रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा पेन के साथ। वांग जी जो बाहर था, विंग की वो पेन की और कराहने की और दर्द की इतनी आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। वो इंतज़ार कर रहा था अपनी विंग के, मतलब विंग और उसके बेबी का। वो विंग का इतना चिल्लाना सुनकर सच में बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। फाइनली बहुत ज़्यादा दर्द और पेन को झेलने के बाद हमारा विंग ने एक प्यारा सा, एक क्यूट सा एक अल्फा बेटे को जन्म दिया था, जिसका फेस पूरी तरीके से वांग जी की तरह था, मतलब एकदम वांग जी की तरह डिट्टो बना था। लेकिन उस बच्चे के लिप्स के नीचे एकदम विंग की तरह ही एक छोटा सा मतलब तिल था, जो विंग का वांग जी और विंग के बेबी का बर्थ मार्क था, जिसे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्यूट सा छोटा सा चौबी सा बच्चा जो जन्म लेने के साथ ही इतनी ज़ोर से रोया कि पूरे मतलब क्लाउड ड्रेसेस को पता चल गया कि फाइनली उनका वारिस जन्म ले चुका है। वेल वांग जी विंग मतलब जो बेबी का आवाज़ सुनकर ना वांग जी एकदम शांत हो गया और वो इंतज़ार करने लगा, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया
कि फाइनली फाइनली बेबी जन्म ले चुका है। जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई उस बेबी को लेकर बाहर आ गई थी, उसे एकदम मतलब फ्रेश करके एंड उसे एकदम वांगजी के गोद में दे दिया। वांगजी जो अपने बेबी को गोद में ले चुका था और वो उसे देखने लगा, जो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट चबी चिक्स वाला है और एक बॉय है, एक अल्फ़ा। वो ये देखकर ही ना उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोने लगा था। वो रोते हुए अपनी अपनी क्यूट से बेटे के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, मेरा बच्चा। ये कहकर उसे एकदम अपने गोद में अपने चेस्ट से लगा लिया था। जहाँ पे लैन ई कहता है, बधाई हो तुम्हें अल्फ़ा बेटा हुआ है। जहाँ पे वांगजी भी नोट करता है और शुक्रिया कहता है। यहाँ पे विंग बेहोश हो गया था क्योंकि उसने अपने बहुत एनर्जी लूज़ कर लिया था, इसीलिए वो बेहोश हो गया था। फाइनली आधे घंटे में ही विंग होश में आ गया और विंग होश में आने के बाद अपने बेबी को ढूंढने लगा क्योंकि वो अपने बेबी को नहीं देख पा रहा था। इसका बेबी जो विंग वांगजी के गोद में था, वो तुरंत ही अपने बेबी को विंग के सामने लेके आया और वो उसे विंग को दे दिया। विंग अपने बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो उसकी उनके बेबी को देखकर कहता है, लंचा देखो वो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है। ये कहकर वो स्माइल करता है और अपने बेबी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, बेबी तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइफ में। ये कहकर वो स्माइल करता है। वांगजी भी स्माइल करके उसे एकदम हक कर लिया था बेबी के साथ। वो तीनों एक साथ सच में बहुत अच्छा फैमिली लग रहे थे, एक अच्छा कपल जिनका एक प्यारा सा अल्फ़ा बेटा था। ये सब कुछ लैनी और बासन सेंडन देख रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके इतना एफर्ट, इतना सब कुछ फाइनली कोई काम आया और वो दो सोलमेट को एक कर पाए हैं। जो दो सोलमेट का किस्मत कभी भी एक होना नहीं लिखा हुआ था, फाइनली उन्होंने उनको एक कर दिया था और ये उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जहाँ पे वो दोनों बासन सेंडन और लैनी दोनों ही उन दोनों को देख रहे थे खुश होते हुए एंड उनके फेस में स्माइल था। और हमारा वांगशन जिसके फेस में तो ऑफकोर्स अपने बेबी को देखकर इतना प्यारा सा स्माइल आ गया था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें यहाँ से 16 साल बाद दिखाया जाता है। हाँ, 16 साल। ये 16 साल कैसे विंग एंड वांगजी का बीता वो खुद नहीं जानते हैं। उनके लाइफ में ये 16 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो चुके थे। विंग जो अभी पूरे 5 बेबीज़ का माँ बन चुका था। यहाँ पे उसका सबसे बड़ा बेटा लैन युआन जो अब होने वाला किंग होने वाला था और उनका जो सबसे युआन के बाद सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम लैन जिंगी था, वो एक ओमेगा था। और उसके बाद लैन जिंगी के बाद एक ओमेगा बेटी था जो बहुत ज़्यादा क्यूट और नटखट था, बिल्कुल विंग की तरह। और उनका 2 और अल्फ़ा ट्विंस बेटे थे जो बहुत ज़्यादा छोटा और क्यूट था और उन दोनों से उन तीनों से बहुत ज़्यादा छोटा था। जहाँ पे वो दोनों ट्विंस बच्चे बिल्कुल हमारे वांगशन के एकदम लाडले थे और बहुत छोटे थे, इसीलिए वो अपने माँ से बिल्कुल भी दूर नहीं जाते थे। इन 16 साल में विंग एंड वांगजी ने पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को बहुत अच्छे से रूल किया था। वांगजी जो ऑफकोर्स वॉर का किंग था, लान वांगजी हंगन जुन, और यहाँ पे ईलिंग पैट्रियार्क नाम से वांगजी विंग ने भी अपना नाम बना लिया था। इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं वांगजी जो हंगन जो द लाइट बियरिंग लॉर्ड एंड यीलिंग लोजू यानी कि यीलिंग पैट्रियार्क जो लान वांगजी का ओमेगा है और वार का वो भी क्वीन है। जहाँ पे उन लोगों ने इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को बहुत अच्छे से रोल किया था। ये 16 साल कैसे उनका बीत गया अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने जिम्मेदारियों में उन्हें खुद नहीं पता, बट उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ पाया था, सब कुछ, फैमिली, प्यार, सब कुछ। यहाँ पे जो वांगजी के फादर था, उसका जब डेथ हो गया था उसके बाद उसने अपने फादर के फ्यूनरल तक किया था। हर किसी का कभी ना कभी एंड ज़रूर आता है, तो उसके फादर का भी एंड आया था। उसके फादर ने कभी भी अपने भाई के मौत का जो सच था वो कभी भी अपना नहीं पाया था। अपने भाई के बारे में याद करता था और हमेशा ही रोया करता था। अपने आखिरी वक्त तक बस अपने भाई से माफ़ी ही मांगते रहे थे कि ये सारी चीज़ें उनकी वजह से हुआ है। लान वांगजी इससे कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत कोशिश किया था अपने फादर को संभालने की, लेकिन उसके फादर जो हमेशा ही अपने भाई के ग्रेव में जाकर उसे सिर्फ बातें करता था। हर सारी बातें विंग एंड वांगजी के बच्चों के साथ वो कैसे खेलता है, वो सारी चीज़ें अपने भाई के ग्रेव के सामने बैठकर बस बोला करता था। उनके आखिरी सांस भी उन्होंने अपने भाई को याद करके ही लिया था। अपने फादर के फ्यूनरल के बाद वांगजी को ही पूरा जिम्मा इस पूरे क्लैन का लेना पड़ा था। शुरुआत से ही तो वो इस पूरे क्लैन को संभालता आया था और अपने फादर के जाने के बाद उसे भी बहुत ज़्यादा गम था। लेकिन कहते हैं ना कि ये एक प्रकृति का ही नियम है कि अपना लाइफ पूरा ख़त्म करने के बाद एक टाइम पे जाकर आपको अपनी इस बॉडी को छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो उसके फादर को भी जाना पड़ा और उसकी माँ को भी। यहाँ पे उसकी माँ जितनी देर तक ज़िंदा रह पाई थी अपने हस्बैंड की मौत के बाद, वो भी ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाई थी। यहाँ पे बासन सेंडन और लैनी दोनों ही इमॉर्टल थे, इसलिए उनकी मौत इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली थी जब तक वो नहीं चाहते। यहाँ पे वांगजी और विंग अपने लाइफ को अच्छे से जीने लग गए थे। उन्होंने अपने बच्चों को सही सीख और सही राह पर चलना और बहुत ज़्यादा प्यार दिया था ताकि वो कभी भी गलत राह पर ना जाए। यहाँ पे वांगशन के बच्चे जो बहुत ज़्यादा समझदार थे, अपने पेरेंट्स की सिखाई हुई वो सारी चीज़ें अपने माइंड में लेते हुए अपने लाइफ को जीने लगे थे। फाइनली वांगजी और विंग का जो
मतलब बड़ा बेटा यानी कि लैन युआन या फिर कह लो लैन शुजुई जो 16 साल का हो चुका था। हाँ, ये वो एज था जिस एज में विंग इस किंगडम में पैर रखा था। एंड ये वो एज था जब विंग एंड वांग जी एक दूसरे से मिले थे। लैन शुजुई जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कल्टीवेटर और साथ ही साथ एकदम वांग जी की तरह ही एक वीर योद्धा बना था, जो उसकी वीरता और उसकी लड़ाई की स्किल से सब लोग पता कर सकते थे कि ये एक दूसरा हंगुन जुन है जो लड़ाई के मैदान में एकदम खौफनाक बन जाता है। जहाँ पे विंग एंड वांग जी सच में अपने बेटे पर प्राउड करते हैं कि उसका बेटा, उन दोनों का बेटा सच में एक वीर योद्धा है जो आगे जाके इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया किंग बनेगा। जहाँ पे विंग एंड वांग जी अभी एकदम एक दूसरे के हक करके अभी रात के टाइम को चांद को देख रहे थे। रात का वक्त था, विंग एंड वांग जी एक दूसरे को हके हुए थे। वो लोग चांद को देख रहे थे, उनके फेस में एक प्यारा सा स्माइल था। वो अपने बेबीज, अपने फैमिली, अपने किंगडम सबके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी जो विंग को बैग हक किया हुआ था और वांग जी का हाथ विंग पकड़ के रखा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी की तरफ विंग बढ़ता है और वो उसकी गालों पे किस करते हुए कहता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहकर वो अपने हेड को अपने हस्बैंड के चेस्ट पे एकदम टिकाते हुए कहता है तुम्हें पता है जब मैं मर रहा था तब अपने दिल में मैंने बस एक विश मांगा था, आई विश आई कैन चेंज माई डेस्टिनी। ये कहकर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ते हुए अपने दोनों हाथ को अपने हस्बैंड के नेक पर रखते हुए कहता है अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरा डेस्टिनी मैंने खुद चेंज किया है। ये कहकर वो स्माइल करता है और वो कहता है हस्बैंड आई लव यू। ये कहकर वो उसे एकदम कस के हक कर लिया। वांग जी भी उसे हक करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी भी तुम्हें अपनी आपसे अलग नहीं होने दूंगा मरते दम तक। ये सुनकर वांग जी की तरफ विंग देखता है और वो भी स्माइल करते हुए कहता है मैं भी वादा करता हूँ मरते दम तक, जब तक मेरी अंदर जान है तब तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो एक दूसरे को हक करते हैं और वो चांद की तरफ देखते हैं। उन दोनों ने ये वादा ज़रूर निभाया था। अपनी आखिरी पल तक उन्होंने एक दूसरे के साथ रहना चूज़ किया था और एक दूसरे के साथ ही रहे थे। यहाँ पे आगे जाके उनका जो बड़ा बेटा था वही किंग बना था और उनका पार्टनर यानी कि लैन शुजुई का पार्टनर भी था जो इस पूरे किंगडम को आगे जाके संभालने में मदद किया था। और वांगशन जो फॉरएवर थे, उनका प्यार फॉरएवर रहा था उनकी आखिरी सांस तक। इसी तरह आई विश आई कैन चेंज माई डेस्टिनी का लास्ट पार्ट मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया होगा। बेसिकली ये मैंने बहुत दिल से लिखने की कोशिश किया है। मैं सच कहूँ ना कि इस स्टोरी में मुझे सबसे ज़्यादा बुरा किसी के लिए लगा है तो वो सिर्फ लैन चरण के लिए लगा था। लैन चरण, हाँ भले ही उन्होंने बहुत गलतियाँ किया था जिनकी वजह से उन्हें उनका पनिशमेंट भी मिल चुका था। कहते हैं ना कि कर्मा जो करते हैं उसे वो भुगतना भी पड़ता है। तो लैन चरण ने जो किया था उन्हें पनिशमेंट तो लेना ही था, तो वही उनके साथ हुआ था। लेकिन वो ऐसा बने कैसे थे? प्यार के मतलब वो प्यार के भूखे थे। अगर उनको प्यार मिलता तो वो कभी ऐसा नहीं करते। अगर उनको सही राह देने वाले लोग मिलते तो शायद उनके साथ मतलब वो कोई गलत राह पे नहीं जाते। अगर उनके साथ न्याय होता तो शायद वो कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को मारने का ये सोच भी अपने दिमाग में नहीं लेते। वो कहते हैं ना कि दिमाग में, दिल में अगर नफरत बैठ जाए ना तो वो इंसान हैवान बन जाता है। तो लैन चेरन भी वैसा ही बन गया था, हैवान बन गया था सिर्फ और सिर्फ नफरत में। उसे प्यार की ज़रूरत थी। इमेजिन करें कि आप बस एक छोटे से बच्चे हैं और आपके पास सिर्फ यही है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से प्यार की उम्मीद करते हैं, अपनी माँ से प्यार की उम्मीद करते हैं, अपने फादर से प्यार की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको उतना प्यार ना दे तो लैन चेरन के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। उसके पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने बड़े बेटे यानी कि लैन चिंगन जिनको देने लगे थे। तो वो छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा लैन चेरन तब क्या समझते? वो छोटा सा बच्चा फिर भी अपनी सारी दर्द को झेल लिया था, अपने पेरेंट्स की वो ताने को भी झेल लिया था। यहाँ पे उसने मतलब लैन चेरन ने कभी भी अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए शिकायत नहीं किया था। उन्हें बुरा ज़रूर लगता था, ऑफ कोर्स वो बच्चे थे तो बुरा तो उनको लगेगा ही ना, बस वो शांत हो गए थे। और ऊपर से जब वो बड़े हुए तब उनको प्यार चाहिए था तो उन्होंने एक ओमेगा से प्यार किया और उनसे प्यार की उम्मीद किया और उनके साथ शादी करके खुश रहने का मतलब सोचा। लेकिन उनके किस्मत में वो भी नसीब नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की वजह से। उसके फादर जिद में आके उसके ही सामने उसके प्यार को मार दिया था और उसे धोखा दिया था ये बोलकर कि वो उसके प्यार के साथ उसकी शादी करवाएगा। तो कैसा लगता एक इंसान जिसे प्यार करता है वो उसको अपने सामने ही, अपने आंखों के सामने ही मरते हुए देखे और ना ही उसने अपने प्यार को पाया था और ना ही अपने फैमिली से कभी प्यार पाया था। तो वो इंसान कैसा बन जाता? तो लैन चेरन अपनी जगह पे सही था। हालांकि मैं उसे उस रिवेंज के लिए सही नहीं बोल रहा हूँ, बस अपने नफरत की जगह सही बोल रहा हूँ। बस उसने नफरत में आकर जो किया है वो गलत किया है, ये मैं भी मानता हूँ। बट लैन चेरन ने बहुत कुछ सहा था जिस वजह से उसे अपनी आपको हैवान बनने से रोक नहीं पाया था। वो नफरत में हैवान बन चुका था, लेकिन वो नफरत आया कहाँ से था? अपनों से ही था। कहते हैं ना जब इंसान अपनों को ही दर्द देता है तो वो इंसान हैवान बनने में मजबूर बन जाता है। तो लैन चेरन के लिए ठीक वैसा ही था। तो इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए मुझे बुरा लगा है तो सिर्फ और सिर्फ लैन चेरन के लिए। वैसे मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी में विलेन लैन चेरन ही क्यों ना हो, बट लैन चेरन ने बस
अपनी नफ़रत के चलते ये कर दिया था, अपनी भावनाओं पे चलते हुए मतलब ये सब कुछ कर दिया था। लेकिन आखिरी वक़्त में उन्होंने उन्होंने अपना जो गलती था वो रियलाइज़ कर लिया था। हालाँकि तब रियलाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन उन्होंने किया ज़रूर था। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि लैंस शेरन को प्लीज़ कोई नफ़रत ना करे, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ बस बहकावे में आके कर दिया था, नफ़रत के चलते कर दिया था। बट उन्होंने भी बहुत कुछ झेला था, जो चीज़ वो डिज़र्व नहीं करते थे, एक प्यार डिज़र्व करते थे, जो उन्हें नहीं मिला था आखिरी दम तक। हाँ, उन्होंने गलती किया है, बट उन्होंने सहा भी बहुत कुछ है। मैंने स्टोरी को सच में बहुत दिल से लिखा था, तो अगर कोई गलती हुआ तो माफ़ कर देना। ये पार्ट बहुत बड़ा था, मैंने तकरीबन 3 दिन मिला कर ही इसे रिकॉर्ड किया है। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में, और जो लोग वन शॉट के लिए इंतज़ार कर रहे हो प्लीज़ और थोड़ा-सा कर लो। ये रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, मैं दोनों पर ही वर्क कर रहा हूँ, ओके। और आई होप आप लोगों को ये एफएफ अच्छा लगा हो, वांगशन की क्यूट सी जर्नी आपको अच्छा लगा है। मिलेंगे हम लोग न्यू स्टोरी में, नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय-बाय। और हाँ, प्लीज़ 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 कमेंट करना, और इस पे भर-भर के कमेंट करके अपने इस ऑथर को थोड़ा मोटिवेट करना, क्योंकि मोटिवेशन बहुत कम हो चुकी है। एंड आई नो गाइस, मैंने बहुत गैप दिया है, इसके लिए मैं खुद माफ़ी मांगता हूँ। अपनी तबीयत के चलते मैं बहुत ज़्यादा आलसी बन चुका हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, और साथ ही साथ अपनी रेस्ट भी ले रहा हूँ, ओके। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्टोरी में। तो तब तक के लिए बाय बाय।